चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज़ IAS 37। और जैसे कि हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में हम उसके एग्जाम इंपॉर्टेंस और वेटेज के बारे में डिस्कशन करते हैं और स्टैंडर्ड की एग्जाम वेटेज और इंपॉर्टेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एट द स्टार्ट ऑफ IAS 10। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि IAS 10 और IAS 37 दोनों मर्ज होके आते हैं। इसका कोई एक आइसोलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि IAS 37 का अलग से कोई क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मली IAS 10 के साथ ही इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है और उसकी एग्जाम वेटेज IAS 10 के साथ 8 to 10% की वेटेज है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब आए जरा देखते हैं IAS 37 है क्या। IAS 37 के अंदर बेसिकली 3 टर्म्स की अकाउंटिंग सिखाई गई है। 3 टर्म्स की अकाउंटिंग सिखाई गई है और वो 3 टर्म्स हमारे पास क्या है? नंबर 1 द प्रोविजन, नंबर 2 कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड थर्ड वन इज द कंटिंजेंट एसेट। इन 3 टर्म्स की अकाउंटिंग हमें सिखाई गई है, यानी कि सबसे पहले तो IAS 37 ये समझाएगा कि व्हाट आर प्रोविजंस नंबर 1 और उन प्रोविजंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 2 फिर IAS 37 के अंदर हम ये बात समझेंगे कि व्हाट आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज और उस कंटिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। एंड थर्ड वन इज द कंटिंजेंट एसेट क्या है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें 3 टर्म्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजन। पहले हम प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं और पहली बात हम जो डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रोविजंस, कि प्रोविजन है क्या। प्रोविजन की पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। सर प्रोविजन है क्या? तो IAS 37 प्रोविजन को डिफाइन करता है और कहता है प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, यानी कि प्रोविजन को डिफाइन करने के लिए उसने एक टर्म यहां पर डिस्कस की, एक टर्म यहां पर यूज की, दैट इज द लायबिलिटी। कि प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन लायबिलिटी को कहते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं। प्रोविजन की डेफिनेशन को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले हम लायबिलिटी के वर्ड को डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली ये लायबिलिटी का जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये हमारे लिए नया नहीं है। इससे पहले भी हम कई मर्तबा लायबिलिटी के बारे में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, कई मर्तबा हमने कई जगहों पे पढ़ा भी है। तो पहले एक काम करते हैं, इस लायबिलिटी के वर्ड को थोड़ा सा हम और एलैबोरेट कर लेते हैं कि व्हाट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब मैं थोड़ा सा देखता हूं तो लायबिलिटी की एक डेफिनेशन मिलती है कि लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी क्या है? बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी किसको कहते हैं? ऑब्लिगेशन को कहते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर आज मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, ये मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो लायबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशन, और वी कैन से दैट आसान जबान में कि लायबिलिटीज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और अगर हम इसको डिग आउट करें तो लायबिलिटीज के बारे में आता है कि 2 तरह की लायबिलिटीज यहां पर हैं। 2 तरह की लायबिलिटीज नॉर्मली होती हैं। एक कहलाती है एक्रुअल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? एक्रुअल लायबिलिटी कहलाती है। और एक आपके पास कहलाती है प्रोविजन। क्या कहलाती है? प्रोविजन। यानी कि अगर मैं लायबिलिटी को डिस्कस करूं तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मींस एन ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लायबिलिटी को जब मैं बाइफिकेट करता हूं तो देखा यह जाता है कि लायबिलिटी 2 तरह की होती है। एक एक्रुअल लायबिलिटी कहलाती है और एक प्रोविजन लायबिलिटी कहलाती है। सर प्रोविजन क्या है? अब यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन के बारे में IAS 37 का नुज़ूल हुआ। IAS 37 कहता है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। ये एक लायबिलिटी की टाइप है। सही कह रहा हूं मैं? लायबिलिटी की टाइप है, उसका नाम क्या है? प्रोविजन। तो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी की एक टाइप है। इसमें होता क्या है? कहता है ये एक ऐसी लायबिलिटी है विथ अनसर्टेन 2 चीजों के बारे में, विथ अनसर्टेन टाइमिंग्स एंड अमाउंट। कहता है ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसमें 2 चीजों की अनसर्टेनिटी है। 2 चीजों की अनसर्टेनिटी है। सर पहले तो ये बताएं अनसर्टेन का मतलब क्या है? अनसर्टेन का मतलब है नॉट नोन, नहीं पता, अनसर्टेन है। आपको उसके बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अनसर्टेन है। आपको नहीं पता कि वाकई में इसकी क्या टाइमिंग होगी और उसकी क्या अमाउंट होगी। तो प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है, एक ऐसी खास लायबिलिटी है जिसके अंदर 2 फीचर्स हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
नंबर 1 पहला फीचर क्या है कि अनसर्टेन टाइमिंग, कि इसकी टाइमिंग अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि हमें इसकी टाइमिंग के बारे में पता नहीं है। एंड नंबर 2 अनसर्टेन अमाउंट, और उसकी अमाउंट के बारे में भी नहीं पता, अमाउंट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, अनसर्टेन है। अरे ये कैसी लायबिलिटी है कि जिसकी टाइमिंग भी नहीं पता और उसकी अमाउंट भी नहीं पता? तो कहता है ऐसी लायबिलिटी को प्रोविजन कहते हैं। ऐसी लायबिलिटी को क्या कहते हैं हम? प्रोविजन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रोविजन क्या है? सर प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, लेकिन इसके अंदर दो फीचर्स हैं, दो फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है इसके अंदर कि अनसर्टेन, क्या अनसर्टेन है? क्या अनसर्टेन है? टाइमिंग, अनसर्टेन टाइमिंग। एंड दूसरा क्या अनसर्टेन है? अमाउंट, यानी कि इसकी टाइमिंग और अमाउंट अनसर्टेन है। क्या मतलब? मुझे नहीं पता कि मैं कब पे करूंगा। अनसर्टेन टाइमिंग का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कि मैं कब पे करूंगा। पे करने इतना पता है, ऑब्लिगेशन है ये पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पता है, लायबिलिटी है ये पता है, लेकिन कब पे करना है ये पता नहीं है, और कितना पे करना है इसकी भी मुझे खबर नहीं है। एक एस्टिमेट जरूर है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट अभी मुझे पता नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है? उसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो इसका मतलब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग और अमाउंट कंफर्म नहीं है। जबकि एक्रूअल क्या है? एक्रूअल इज अ लायबिलिटी, ये भी एक लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग एंड अमाउंट ऑलमोस्ट सर्टेन है। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या है? नोन है, पता है। पता है कि मैं अगर कहता हूं एक्रूअल लायबिलिटी, इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे ये अमाउंट कब पे करनी है और कितनी पे करनी है। ऑलमोस्ट सर्टेन है, यानी कि ऑलमोस्ट नोन है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि कब पे करना है। नहीं, एक्रूअल के केस के अंदर टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर सर्टेन, और सर्टेन का मतलब क्या? बोथ आर नोन। पता है कि आपको कब पे करना है और कितना पे करना है। सर कोई एग्जांपल दीजिए ना। हाँ तो लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? सर एक्रूअल की कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। एक्रूअल की कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्रूअल लायबिलिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहां पे लिस्ट डाउन कर रहे हैं। एक्रूअल लायबिलिटी जैसे कि सबसे एक इंपॉर्टेंट लायबिलिटी अकाउंट्स पेएबल, नंबर 2 सैलरी पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, लोन पेएबल। सर ये जितनी भी मैं यहाँ पे लायबिलिटीज लिस्ट डाउन कर रहा हूं, ये सारी आपके पास क्या है? एक्रूअल लायबिलिटीज हैं। ये सारी आपके पास एक्रूअल लायबिलिटीज हैं, सारी एक्रूअल लायबिलिटीज है। अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, लोन पेएबल, रेंट पेएबल, इंश्योरेंस पेएबल, ये सब एक्रूअल लायबिलिटीज की एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। ये सब एक्रूअल लायबिलिटीज की एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अभी कॉपी ना करें, पहले समझ ले फिर मैं टाइम देता हूं। ये सारी एक्रूअल लायबिलिटीज हैं। सर ये एक्रूअल लायबिलिटी कैसे? क्योंकि इन तमाम एग्जांपल्स को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर टाइमिंग और अमाउंट दोनों चीजें सर्टेन है। जैसे कि अकाउंट्स पेएबल, मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं। अकाउंट्स पेएबल इसी को कहते हैं ना कि मुझे सप्लायर को पैसे देने। सर मुझे पता है कि कितने पैसे देने हैं, इनवॉइस आई है, और कब देने हैं, क्रेडिट टर्म लिखी हुई है। हाँ एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सर्टेन, 30 दिन का टाइम दिया हुआ, हो सकता है मैंने 35 डेज में पे किया हो, कुछ प्लस माइनस एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टेन है। मुझे पता है कि सप्लायर को कितने पैसे देने हैं और कब देने हैं। सैलरी पेएबल, मुझे पता है एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी पे करनी है और 5 तारीख तक पे करनी है। इट मींस टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर सर्टेन, नोन। इसी तरीके से रेंट पेएबल, मुझे कितना रेंट देना है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और कब देना है ये भी बात उसके अंदर मेंशन्ड है। इट मींस टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर सर्टेन। इंटरेस्ट पेएबल, बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक ने मुझे कहा है कि आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट देना है पता है, और कब देना है ये बात भी एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है। इट मींस टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर सर्टेन। लोन पेएबल, 5 साल का लोन लिया है, उसमें मैच्योरिटी डेट लिखी हुई है एग्रीमेंट के अंदर कि मुझे लोन की अमाउंट कब वापस करनी है। तो पता ही चला कि ये जितनी भी लायबिलिटीज यहां पर मैंने लिखी हैं, ये सब एक्रूअल लायबिलिटीज हैं। कौन सी लायबिलिटीज हैं ये? और एक्रूअल लायबिलिटीज का मतलब है कि ये वो लायबिलिटीज हैं जिसमें टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर सर्टेन, और सर्टेन का मतलब क्या? बोथ आर नोन। पता है, हाँ एक आध दिन का प्लस माइनस हो सकता है, कुछ अमाउंट का शायद प्लस माइनस हो जाए, ऑलमोस्ट सर्टेन है। क्या बात हमारी इसके अंदर? लेकिन प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग एंड अमाउंट बोथ आर
अनसर्टेन, ना टाइमिंग पता है ना अमाउंट। सर उसकी भी कुछ एग्जांपल दीजिए ना। हाँ देता हूं, पहले यहां तक इसको नोट डाउन कर ले, यहां तक नोट डाउन कर ले, फिर मैं प्रोविजन की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। यहां तक पहले इसको नोट डाउन कर ले जरा। क्विकली रिकॉल कर रहा हूं अब तक हमने क्या किया। IAS 37 तीन टर्म्स की अकाउंटिंग सिखाएगा, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। अभी फिलहाल हम प्रोविजन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम कंटिंजेंट लायबिलिटी और एसेट को डिस्कस करेंगे। प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजन क्या है, तो पहली बात प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। वहीं से हमने देखा कि सर लायबिलिटी क्या है, तो लायबिलिटी की डेफिनेशन जब देखते हैं तो लायबिलिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है, दैट लायबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन। एक ऑब्लिगेशन है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दो तरह की नॉर्मली लायबिलिटीज होती हैं, एक एक्रुअल लायबिलिटी और एक कहलाती है प्रोविजन लायबिलिटी। एक्रुअल लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग और अमाउंट बोथ आर नोन, बोथ आर सर्टेन, इसकी टाइमिंग और अमाउंट पता होती है। इसी तरीके से प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट पता नहीं है। एक्रुअल लायबिलिटीज की मैंने एग्जांपल्स यहां पे लिखी, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, इंश्योरेंस पेबल, इंटरेस्ट पेबल, जितने भी आपके पास पेबल्स हैं ये सब एक्रुअल लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्रुअल लायबिलिटीज का मतलब ये है कि इन सब की अमाउंट और टाइमिंग दोनों चीजें पता है, नोन है, सर्टेन है। अब आते हैं जरा यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम की तरफ। ये मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हैं ये प्रोविजन लायबिलिटीज की एग्जांपल्स लिखी हैं, प्रोविजन लायबिलिटीज की एग्जांपल्स लिखी हैं कि प्रोविजन लायबिलिटी की एग्जांपल्स हमारे पास क्या है। आज जरा देखते हैं प्रोविजन लायबिलिटीज की क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर है। सर ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है, यानी कि आपके कोर्स के अंदर ये तमाम प्रोविजंस की डिस्कशन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर टेस्ट करता है। तो आज जरा देखते हैं प्रोविजन लायबिलिटीज की एग्जांपल्स हैं क्या। पहले तो आप लोग सारी एग्जांपल्स को अपने पास लिस्ट डाउन कर देंगे और बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम एक एक करके तमाम लायबिलिटीज को समझते रहेंगे कि ये लायबिलिटीज हैं क्या। सर इसके एग्जांपल्स क्या है, नंबर 1 प्रोविजन फॉर पेनल्टी, नंबर 2 प्रोविजन फॉर वारंटी, नंबर 3 प्रोविजन फॉर गारंटी, नंबर 4 प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस एंड प्रोविजन फॉर एनवायरनमेंट। ये 7 तरह के प्रोविजंस हैं जो आपके कोर्स का पार्ट हैं और इन सातों प्रोविजंस को हमें समझना है कि इनके अंदर है क्या और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है और उनको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या बात समझ रही है इसके अंदर। और इन तमाम प्रोविजन के अंदर एक बात कॉमन होगी, क्या कि इन तमाम प्रोविजंस की टाइमिंग्स और अमाउंट क्या होंगी, अनसर्टेन होगी। क्या बात समझ रही है इसके अंदर। कैसे एक एक करके तमाम एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, तो उन एग्जांपल्स को लिस्ट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और प्रोविजन के बारे में और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज जरा अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रोविजन हमारे पास है क्या और प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखते हैं जरा इसके अंदर। सर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2017। और बताइए कौन सी डेट कहलाती है हमारे पास, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा इस डेट पे हम वो बनाते हैं, वो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वो और वो क्या, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब सिनेरियो सुनेगा जरा है क्या जो एग्जामिनर भी बनाता है कि सर यहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट केस फाइल हुआ है, यानी कि लिटिगेशन फाइल भी है, कोर्ट केस ऑलरेडी फाइल हुआ है और आज रिपोर्टिंग डेट आ चुकी है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पर मौजूद है। सर एक कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही है, लेकिन याद रहे सर इस कोर्ट केस का भी डिसीजन नहीं आया, इस कोर्ट केस से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं आया, कोर्ट केस आज रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता है। सर जब मैंने अपने लॉयर से पूछा कि यह लॉयर तुम क्या कहते हो, तो लॉयर क्या कह रहा है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोर्ट केस हार जाएंगे, क्योंकि जो अभी इस वक्त कंडीशन नजर आ रही है इसमें आपके जीतने के चांसेस नजर नहीं आ रहे, मुझे लगता है कि आप कोर्ट केस हार जाओगे। लेकिन याद रखना अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं, अभी तक मैंने कोई पेनल्टी पे, मुझे बताओ कि क्या मुझे इस पेनल्टी से रिलेटेड कोई रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। यस सर। क्यों 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 सर, पे तो किया ही नहीं हमने, क्यों पे तो हमने किया ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट जो मुझे समझा रहा हूं, कौन सा कॉन्सेप्ट था, एक्रुअल कॉन्सेप्ट। सर अभी वो लॉस तो हुआ ही नहीं है, लॉस तो फ्यूचर में होगा। एक और कॉन्सेप्ट आया, क्या नाम है उसका, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है सर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस नजर आ जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लो, और एक्रुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस हो पे ना भी किया हो तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पेमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अकाउंटिंग के अंदर कैश ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, हम एक्रुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट ना भी हो तब भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्रुअल और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास यहां पर कोई पेनल्टी से रिलेटेड अमाउंट है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहां पर उसकी अमाउंट को पे करोगे तो तुम उसको रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर का लॉस है तो तुम उसको रिकॉर्ड कर लो।
अब मैं यहाँ पे एंट्री बनाने जा रहा हूं सर, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या करूंगा सर, प्रोविजन फॉर पेनल्टी। क्या क्रेडिट करूंगा सर, याद रखिएगा जब पेनल्टी पेबल लिखा हुआ आता है ना तो ये ऐसा लगता है कि ये एक्रूअल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है ये? और एक्रूअल लायबिलिटी का मतलब है कि उसकी टाइमिंग और अमाउंट बोथ आर सर्टेन। जबकि अभी मैं कोर्ट केस से रिलेटेड अगर बात करूं, मुझे एक बात बताएं कि आज डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे खड़ा हूं, पेनल्टी से रिलेटेड मैंने फॉर इंस्टेंस 2 मिलियन से एंट्री बना दी। मुझे एक बात बताएं, है कोई इस महफिल के अंदर जो मुझे बता सके कंफर्म डेट के साथ बताओ कि मुझे पेनल्टी कब देनी होगी? कोई कंफर्मेशन के साथ बता सकता है? नहीं सर, कोई नहीं। लॉयर भी नहीं बता सकता, लॉयर को भी नहीं पता कि जज कब डिसीजन देगा, लॉयर को भी नहीं पता कि कोर्ट का डिसीजन कब आएगा। तो उसका मतलब इसकी टाइमिंग मुझे पता। अच्छा, क्या इसकी अमाउंट कंफर्म है कि 2 मिलियन की पेनल्टी लगेगी? ये तो लॉयर की एक एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है कि पेनल्टी 2 मिलियन से ज्यादा की लगे, हो सकता है पेनल्टी 2 मिलियन से, और हो सकता है पेनल्टी ना भी लगे। ऐसे ही तो उसका मतलब ये है कि सर मुझे यहाँ पर दोनों चीजों की अनसर्टेनिटी है। किन दो चीजों की अनसर्टेनिटी यहाँ पे नजर आ रही है? टाइमिंग और इसी लायबिलिटी को हम कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं इसको हम? तो प्रोविजन। प्रोविजन की पहली एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी, दैट इज अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी। प्रोविजन फॉर पेनल्टी, तो इसका मतलब ये है कि कंपनीज नॉर्मली करती क्या है, पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजन यहां पर बनाती हैं। पेनल्टी से रिलेटेड आपने यहां पे प्रोविजन बना दिया, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्रेडिट। अच्छा, मैंने जो एंट्री बनाई है ना, ये ऐसे ही नहीं बनेगी एंट्री। IAS 37 ने इस प्रोविजन की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए 3 क्राइटेरियाज बताए हैं। कितने क्राइटेरियाज बताएं? यानी कि IAS 37 कहता है कि जब भी तुम्हें कोई प्रोविजन रिकॉर्ड करना है, जब भी तुम्हें कोई प्रोविजन बनाना है, तो उस प्रोविजन को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें 3 क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। कितने क्राइटेरियाज? 3 क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। आए जरा देखते हैं वो 3 क्राइटेरियाज हमारे पास क्या है। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया IAS 37 कहता है, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन as a result of past event, as a result of past event। क्या आज तुम्हारे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? क्या मतलब? अभी इसका मीनिंग समझते हैं, मतलब समझते हैं। सेकंड, दूसरा क्राइटेरिया, इज इट प्रोबेबल, इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो, दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो of economic benefit, that there will be an outflow of economic benefit। दूसरा सवाल, दूसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, reliable estimate can be made, reliable estimate can be made। IAS 37 कहता है कि जब भी तुम प्रोविजन को रिकॉर्ड करने जाओ, और याद रखना प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्या है, एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। ये कैसी लायबिलिटी है? ये कैसी लायबिलिटी है? ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट कंफर्म नहीं होती। कहते हैं ऐसी लायबिलिटी को अगर तुम्हें रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। कितने क्राइटेरियाज को? अगर इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल ना हो तो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सर वो 3 क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यार इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को समझने का आसान तरीका पता है क्या है? इसको ले टर्म में मैं नॉर्मली कहता हूं कि क्या आज तुम्हारे ऊपर प्रेजेंट, तुम्हारे ऊपर आज कोई फटीग है, फटीग कहते हैं ना, फटीग। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि क्या आज तुम्हारे ऊपर कोई फटीग मौजूद है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई तलवार लटक रही है। आए जरा देखते हैं, ऑन 31 दिसंबर 2017 क्या तुम्हारे ऊपर आज कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? क्यों होता है? अरे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि क्या आज तुम्हारे ऊपर कोई फटीग है, कोई तलवार लटक रही है? यस सर, एक फटीग मौजूद है। किस चीज की फटीग है वो? कोर्ट केस। इसका मतलब डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस आई डू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, कुछ तो किया है तूने, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस फाइल किया है, यानी कि सप्लायर ने तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस फाइल किया है। तो इसका मतलब है डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कुछ तो किया होगा तूने जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दिया। किन्होंने? सप्लायर और कस्टमर, एज द केस में भी ऐसे ही। तो इसका मतलब ये कि डू यू हैव अ प्रेजेंट एप्लीकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। यस सर, मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, कोर्ट केस मौजूद है। गुड। क्राइटेरिया 2 कहता है इज इट प्रोबेबल
प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहां पर कुछ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस देना पड़ेगा, तुम्हें कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी? क्या लगता है तुम्हें? प्रोबेबल का मतलब है, IAS 37 कहता है प्रोबेबल का मतलब क्या है? मोर देन 50%। प्रोबेबल का मतलब क्या? मोर देन। इज इट प्रोबेबल? क्या मतलब? क्या मोर देन 50% ज्यादा चांस है कि तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी? सर कैसे पता चलेगा? जाके लॉयर से पूछो। लॉयर क्या कह रहा है कि सर मुझे ऐसा लगता है 60% चांस है कि आप कोर्ट केस हारेंगे। कोर्ट केस हारूंगा, कितने परसेंट चांस है? इसका मतलब हारूंगा तो मुझे वो देनी पड़ेगी। वो क्या? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज? यस, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सिनेरियो चेंज करता हूं। लॉयर क्या कहते हो? कह रहा है कि सर 60% चांस है कि आप कोर्ट केस जीतेंगे। ओह, क्या कहा? 60% चांस है कि कोर्ट केस हारने का चांस 40%, पेमेंट का चांस 40%, प्रोबेबल नहीं है। बात सुन मारी इसके अंदर। एग्जामिनर ने एक मर्तबा खेला, इसी तरीके से खेला। उसने कहा कि लॉयर ने बताया है कि 70% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। बच्चे ने कहा प्रोविजन बना, टापो टाप प्रोविजन बना। सर 70% चांस हारने का नहीं बताया, किसका बताया है? जीतने का। तो हारने का चांस कितना परसेंट हुआ? 30। और अगर 30% चांस है तो उसका मतलब ये प्रोबेबल नहीं है। क्या बात सुन मारी इसके अंदर? तो वर्डिंग आपने गौर से पढ़नी है कि लॉयर क्या कह रहा है कि 70% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। सर जीतने का 70% चांस है, हारने का 30%। मुझे हारने वाला बताओ। सर हारने वाला 50% से कम है, तो उसका मतलब फिर ये प्रोबेबल नहीं है। खैर, एग्जाम्पल पे आते हैं फिर से। डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस सर, मैंने बदतमीजी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट केस चल रहा है। इज इट प्रोबेबल? लॉयर कह रहा है 70% चांस है कि आप कोर्ट केस हारेंगे। 70% चांस है कि कोर्ट केस अगर हारूंगा तो उसका मतलब इज इट प्रोबेबल? यस, 70% का मतलब है मोर देन 50%, और हारूंगा तो उसका मतलब मुझे कोई ना कोई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़ेगा। यस सर, मुझे यहां पर कोई ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ये बताओ कि क्या जो तुम्हें अमाउंट पे करनी पड़ेगी उसका कोई तुम रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हो? क्या तुम उसका कोई रिलायबल एस्टिमेट, कोई रिलायबल अमाउंट? एक्चुअल नहीं मांग रहा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन की डेफिनेशन ही क्या है? प्रोविजन की डेफिनेशन क्या है? अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। एक्चुअल तो बता ही नहीं सकता। अगर एक्चुअल अमाउंट बता दी तो फिर वो प्रोविजन नहीं है। तो उसका मतलब क्या कोई रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हो? लॉयर बता। कह रहा है कि सर तकरीबन 2.5 मिलियन की पेनल्टी लगेगी। कितने की लगेगी? सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज तक इस तरह के कोर्ट केसेस के अंदर 2 से 2.5 मिलियन तक की पेनल्टी लगती हुई आई है। आप सेफ साइड पे 2.5 मिलियन ले लें। तो उसका मतलब ये है, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस। इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज? यस। कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? यस। कबूल है, कबूल है, कबूल है, मुबारक हो। निकाह नहीं हुआ, मिस प्रोविजन बनेगा। इसका मतलब यह है कि ऑल ऑफ द 3 क्राइटेरियाज आर मेट, अगर तीनों कंडीशंस मीट कर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई एक कंडीशन भी मीट ना करे, इसका मतलब फिर उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। जब तीनों क्राइटेरियाज मीट हो जाएं तो फिर मैं यहां पर उसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर दूंगा। और प्रोविजन की एंट्री क्या बनती है? सब प्रोविजन की एंट्री नॉर्मली बनेगी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। क्या कहा मैंने? एक्सपेंस डेबिट और क्या बात सुन मारी इसके अंदर? अब वो जो भी एक्सपेंस हो, पेनल्टी से रिलेटेड है, गारंटी, आगे चल के हम देखते रहेंगे। तो नॉर्मली प्रोविजन की एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। क्या बात सुन मारी इसके अंदर? यहां तक इसको डाइजेस्ट करें, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। चले अब आए जरा कंटिन्यू करते हैं। ये जो 3 क्राइटेरियाज IAS 37 ने बताए, इन 3 क्राइटेरियाज के अंदर कुछ पिन पॉइंट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। IAS 37 सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के बारे में समझाता है कि जो तुम्हारे पास फटीक है ना, फटीक, ये जो तुम्हारे पास तलवार लटक रही है, कह रहा है ये जो ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन 2 तरह की नॉर्मली होती है। 2 तरह की ऑब्लिगेशंस नॉर्मली होती हैं। एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन होती है? लीगल ऑब्लिगेशन होती है। और एक आपके पास कहलाती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन कहलाती है? Constructive obligation. I repeat, there are 2 types of obligation, legal obligation and number 2 is constructive obligation. 2 तरह की obligations normally होती हैं, legal and constructive.
सर दोनों में क्या फर्क है, दोनों ऑब्लिगेशंस में क्या फर्क है और IAS 37 ने इन दोनों को क्यों डिस्कस किया, आइए जरा देखते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, एक ऐसी ऑब्लिगेशन, सर ऑब्लिगेशन का मतलब अरे फटीग, एक ऐसी फटीग जो आपके ऊपर आई है और वो लॉ की तरफ से इंपोज की गई है। किसकी तरफ से इंपोज की गई है, लॉ की तरफ से, लेजिस्लेशन की तरफ से इंपोज की गई है, कोर्ट की तरफ से इंपोज की गई है। तो ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी फटीग जो आपके ऊपर लॉ ने इंपोज की है, कोर्ट ने इंपोज की है, या आपके पास लेजिस्लेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर इंपोज की गई है, तो ऐसी ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है, एक ऐसी फटीग जो लॉ ने आपके ऊपर नहीं लगाई, लॉ ने आपको नहीं कहा, कोर्ट ने नहीं कहा था, आपकी अपनी डेढ़ होशियारी थी। क्या मतलब, आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस था, आपका अपना क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस था। सर ये कोर्ट ने नहीं लगाया, लॉ ने नहीं किया, तो ये क्या है, ये आपकी अपनी कंपनी की पॉलिसीज है। क्या ये आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, ये आपकी अपनी कंपनी की कमिटमेंट्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है, पॉलिसीज है, स्टेटमेंट्स है, जो आपके ऊपर फटीग लेकर आ रही है। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, बात समझ में नहीं आई, आओ जरा एग्जाम्पल लीजिए ना, बात समझ में आएगी। पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है, उस लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2017। क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, कंपनीज एक्ट 2007। ये लोकल लॉ है, हर कंट्री का लोकल लॉ, इंडिया का अलग लोकल लॉ है, इसी तरीके से ब्रिटिशर्स का अलग है, हर कंट्री का अलग आपके पास एक लोकल लॉ होता है। पाकिस्तान का एक लोकल लॉ है, उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, इस कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर एक सेक्शन है, एक क्लॉज है, उस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक एक्स परसेंटेज, वो परसेंटेज मुझे भी याद नहीं है, एक एक्स परसेंटेज अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करेगी। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने क्या कहा, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक एक्स परसेंटेज अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करेगी इफ सर्टेन क्राइटेरियाज आर मेट। कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए, अगर वो क्राइटेरियाज पूरे हो जाते हैं तो कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज किसको देगी, एम्प्लॉइज को देगी, जस्ट लाइक बोनस, ऐसे ही। अच्छा, इसको नाम दिया गया WWF। क्या नाम दिया गया, हाँ WWF, ये फड्डा नहीं करना, वर्कर वेलफेयर फंड। क्या नाम है इसका, वाकई में WWF उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वर्कर वेलफेयर फंड। क्या कहलाता है ये, वर्कर वेलफेयर फंड। इसको वर्कर वेलफेयर फंड का नाम दिया गया कि हर कंपनी जो भी क्राइटेरियाज हैं, अगर वो उस क्राइटेरियाज के ऊपर आ चुकी है तो उस कंपनी के लिए जरूरी है कि वो एक एक्स परसेंटेज अपने एम्प्लॉय को बोनस के तौर पे देगी, और उस बोनस का क्या नाम दिया, वर्कर वेलफेयर फंड। क्या ही बात समझ आ रही है इसके अंदर। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, अब आपके ऊपर यहां पर वो क्राइटेरिया अगर मीट कर जाता है तो डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यस। अब मुझे बताएं, ये ऑब्लिगेशन फटीग तो आ गई है, बताओ ये लीगल फटीग है, कंस्ट्रक्टिव है, ये लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये वर्कर वेलफेयर फंड तुमने अनाउंस किया था, नहीं, किसकी तरफ से लगाया गया, लॉ की तरफ से लगाया गया। तो उसका मतलब ये है कि ये WWF ये कौन सी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन। इसकी जैसी एक और एग्जांपल देता हूं। सर कोई वर्कर वेलफेयर फंड नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज को कमिटमेंट किया हुआ है या अनाउंसमेंट की हुई है कि हम अपने प्रॉफिट का 3% आपके साथ शेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट का 3% हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये अनाउंसमेंट किसने की है, ये मैनेजमेंट ने। अब मुझे बताओ कि क्या कंपनी के ऊपर कोई फटीग, कोई ऑब्लिगेशन है, यस सर है। और क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है, नहीं। कौन सी ऑब्लिगेशन है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। कौन सी ऑब्लिगेशन है सर, लीगल ऑब्लिगेशन वो फटीग जो लॉ की तरफ से हो, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो फटीग जो लॉ की तरफ से नहीं है। तुम्हारी अपनी पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स, अनाउंसमेंट, तुम्हारे अपने पास्ट प्रैक्टिसेस जो तुम्हें ऑब्लाइज करें, वो कहलाती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या कहलाती है वो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको ऑब्लाइज कर दे। अब्दुल हसीब पिछले 3 सालों से बर्थडे विश करता आ रहा है, 3 सालों से बर्थडे विश, और 11/59
पे एग्जैक्ट 11:59 के हैप्पी बर्थडे का मैसेज सेंड होता है और 12 पे डायरेक्टली वो आपके पास वहां पे रिसीव हो जाता है। पिछले 3 सालों से वो बुके देता आ रहा है, 12:05 पे दरवाजे पे बुके होता था और अगले दिन सुबह मॉर्निंग पे जब मुलाकात हो तो गिफ्ट लाजमी होता था। ये 3 सालों की प्रैक्टिस है। 3 सालों की क्या है? प्रैक्टिस है खाला को ऐसे ही। अब आज जब 4था साल है तो मुझे बताओ कि वो इंतजार कर रही होंगी, ऐसे ही ना, जब 3 सालों खाला इंतजार कर रही होंगी कि जब 3 सालों से मेरा भतीजा मुझे ये गिफ्ट देता आ रहा है, ये विश करता आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये 4थे साल भी विश करेगा। तो पता चला कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ चुकी है। कौन सी ऑब्लिगेशन आ चुकी है? खबरदार जो अगर तूने इस दफा तेरा मैसेज 1 मिनट लेट हुआ, खबरदार जो तेरा गिफ्ट ना पहुंचा, फिर तू देख तेरे साथ क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारे ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। इससे होता क्या है? सुनना, इससे होता क्या है सर? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन से होता क्या है? दैट क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, that creates a valid expectation in the minds of users, in the mind of users, यानी कि ये यूजर्स के दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देता है। देख, सोच उसका, जब वो 3 सालों से हर साल गिफ्ट रिसीव करती हुई आ रही है, तो इसका मतलब ये कि 4थे साल में भी एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है कि वो आएगा क्या? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। तो इसका मतलब यह है कि सर दैट क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। आप पिछले, अब आए जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। छिछोरबन से वापस आ जा। तो अब आए जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कंपनी पिछले 3 सालों से, नहीं 4 सालों से, नहीं 5 सालों से, हमारी जेब से क्या जा रहा है? चुप है, ज्यादा फ्री नहीं हो। 5 सालों से कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती भी आ रही है। क्या देती भी आ रही है? कोई वादा नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं, बस कंपनी की एक प्रैक्टिस है कि कंपनी 5 सालों से बोनस देती हुई आ रही है। तो आज जो वर्कर, जो लेबर काम कर रहे हैं, दैट हैज क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन देयर माइंड कि इस साल भी हमें बोनस। इसका मतलब कंपनी के ऊपर फटीग आ चुकी है। और ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है? एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो कि आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, आपकी पॉलिसीज, आपकी स्टेटमेंट्स और आपकी कमिटमेंट्स और एग्रीमेंट्स की वजह से जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए, उसको हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? क्या बात सुन मारिए इसके अंदर? सर ये बताएं कि यहां पे कौन सी ऑब्लिगेशन की बात हो रही है? तो IAS 37 ने क्लियर कट बात कह दी कि जब मैं कह रहा हूं डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, it means a present obligation means a legal as well as constructive obligation। ये मत समझना कि हमारी बोनस की इन्फॉर्म या बोनस की प्रैक्टिसेस थी, हम इस दफा बोनस नहीं दे रहे तो उसका प्रोविजन ही बना दे। नहीं, पिछले 4 सालों से बोनस का देना, इस साल भी तुम्हें बोनस का प्रोविजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? दैट हैज क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन आ चुकी है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। क्या बात सुन मारिए इसके अंदर? तो इसका मतलब यह है कि जब मैं बात करूंगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की, तो यह मत समझना कि जो लॉ की तरफ से ऑब्लिगेशन है सिर्फ उसी का प्रोविजन बनाना है। नहीं, अपने पास नोट लिख दीजिएगा, प्रोविजन शैल बी मेड फॉर बोथ द लीगल ऑब्लिगेशन एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। क्या बात सुन मारिए इसके अंदर? तीसरी बात, सेकेंड बात के अंदर प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या था? मोर देन 50%। अगर 50% से ज्यादा चांस है कि तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, लेट्स मेक द प्रोविजन। नहीं है तो उसका मतलब प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। तीसरी बात के अंदर जो IAS 37 ने यहां पर बात निकाली, रिलायबल एस्टिमेट शैल बी मेड। रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट करने के IAS 37 ने 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए? यानी अगर तुम चाहते हो कि रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट करो, तो रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। पहला तरीका पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर एस्टिमेट करो। पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर एक रिलायबल एस्टिमेट कर लो। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस ना हो तो एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो। और लास्ट वन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूला। ये क्या है अभी समझाता हूं। आई रिपीट, पहले लिख लें इसको अपने पास नोट डाउन कर लें कि रिलायबल एस्टिमेट करने के 3 तरीके हैं। रिलायबल एस्टिमेट करने के कितने तरीके बताए? 37 ने कितने तरीके बताए? 3 तरीके। कौन कौन से? नंबर 1 पहला तरीका क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस। नंबर 2 दूसरा तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तीसरा तरीका क्या है?
एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात प्लीज नोट कीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि सर ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर बैड डेट है, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट है, वो कहां पर फॉल करेगा। तो पहली बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट, ये लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये। और यहां पे जब हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो प्रोविजन के पहली पंच लाइन क्या मारी उसने, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। सर ऐसा क्या, इसमें फर्क क्या है। देखो लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, क्या मतलब होता है, और ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि ऑन मैच्योरिटी यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट। याद आ रहा है जब हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे तो फ्रेमवर्क में कहा था कि ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि जब मैं इस प्रोविजन की बात कर रहा हूं तो इन तमाम प्रोविजंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर कोई ना कोई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। आउटफ्लो ऑफ क्या होगा, जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर कोई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। तो याद रखिएगा अलाउंस फॉर बैड डेट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके पास लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट, इसीलिए ये IAS 37 के स्कोप से बाहर है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर, इसको हम IAS 37 के स्कोप में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि IAS 37 जो प्रोविजन की बात कर रहा है इट्स अ प्रोविजन, और प्रोविजन मींस इट्स अ लायबिलिटी। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। खैर आगे चलते जरा। रिलायबल एस्टिमेट करने के कितने तरीके बताए IAS 37 ने, 3 तरीके। पहला तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका एक्सपर्ट्स ओपिनियन, थर्ड तरीका एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। अब एक बात अपने पास और नोट कीजिएगा डिस्क्लेमर के तौर पे कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन। ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन, यानी कि जब मैं वारंटी के प्रोविजन की बात करूंगा, सून वी आर अबाउट टू डिस्कस दिस वन, तो इसका मतलब जब मैं वारंटी के प्रोविजन की बात करूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला वहां पे यूज किया जाएगा। इसके अलावा हम ये वारंटी के अलावा हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला किसी और के रिलायबल एस्टिमेट में यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली इसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं उसके अंदर या तो हम पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर रिलायबल एस्टिमेट करते हैं या एक्सपर्ट ओपिनियन की बेसिस के ऊपर, लेकिन वारंटी का जो प्रोविजन है वो नॉर्मली जब रिलायबल एस्टिमेट उसका कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उस फॉर्मूले का क्या नाम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फॉर द टाइमिंग ये बात जरूर नोट कीजिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला यानी कि रिलायबल एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला कब लगेगा, इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर जी, यहां तक क्लियर है। चलिए अब जरा एक और प्रोविजन को समझने जा रहे हैं, दैट इज अ प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी, सर ये प्रोविजन फॉर वारंटी है क्या। फॉर इंस्टेंस के कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट करती है ऑन अ वारंटी बेसिस। बाय द वे वारंटी का मतलब क्या होता है जी मिस, वारंटी का मतलब क्या होता है। वारंटी का मतलब वारंटी होता है, गुड जी सर। अगर गुड परचेज कर ली, फिर अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट आ गया फिर जितने मंथ की वारंटी होती है तो उसमें वो रिपेयर करके देते हैं। रिपेयर करके देते हैं, क्या करके देते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या करके देते हैं, वापस नहीं करके देते हैं। ये नहीं कि आप चौड़े में खराब हो गया अंकल दूसरा दे दो, बेटा दूसरा नहीं मिलेगा, वारंटी में था। इसका मतलब ये है कि हम वही प्रोडक्ट आपको क्या करके देंगे। वो अलग बात है कि हम इसकी आपसे चार्जेस नहीं लेंगे अगर उसी टाइम पीरियड में वो प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाता है तो। आई रिपीट, वारंटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल आउट किया है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वारंटी पे बेचा है, किसे बेचा है आपने, 6 महीने की वारंटी पे बेचा है। इसका मतलब ये कि विद इन 6 मंथ्स अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, तो इसका मतलब कंपनी उस डिफेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या वर्ड यूज किया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। यानी कि कस्टमर से हम कोई भी चार्जेस नहीं ले। क्या कंपनी को भी फ्री में पड़ेगा सर, कंपनी को तो रिपेयर की कॉस्ट लगेगी ना। कंपनी के पास जो बंदा बैठा हुआ है जो रिपेयर कर रहा होगा, डेफिनेटली मुझे उसको सैलरी देनी है, जो मटेरियल लगाएगा उसका मटेरियल की कॉस्ट देनी है। तो इसका मतलब मैं कस्टमर से चार्जेस नहीं ले रहा, लेकिन कंपनी को तो एक कॉस्ट इनकर होगी। तो ये मेरे पास कहलाता है वारंटी। क्या कहलाती है ये। अब आए जरा देखते हैं यहाँ पर सिनेरियो।
एक कंपनी है, कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल आउट करती है ऑन अ वारंटी बेसिस। किस पे माल बेच रही है? 1 साल की वारंटी दे रही है कि 1 साल में कोई भी डिफेक्ट होगा तो आप लेकर आइएगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे। कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड अच्छे खासे गुड्स सेल आउट कर दिए हैं। आज हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2018 पे। कौन सी डेट कहलाती है ये? बोले डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इस दिन हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आज एक बात सोच रहा हूं कि सर मैंने प्रोडक्ट बेच दी हैं और वारंटी भी बेचे। किसे बेचे मैंने? अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो उसका मतलब ये कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देना पड़ेगा और दैट मींस कि मुझे उसकी रिपेयर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सही कह रहा हूं मैं? अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं रिपेयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करूं, तो दिल मना कर रहा है। क्यों? छोड़ ना यार, अभी तो कोई रिपेयर आया ही नहीं है, अभी तो कोई रिपेयर नहीं आया, अभी तो तूने कोई रिपेयर किया ही नहीं है, तो फिर क्यों एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है? अरे बाबा भूल गए एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या कहता था एक्रूअल कॉन्सेप्ट? कि सर अगर एक्सपेंसेस का आउटफ्लो ना भी हो, एक्सपेंस इनकर हो जाए तो उसको रिकॉर्ड, और फिर उसके साथ साथ एक और फितना, क्या नाम था उसका? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहता था वो? कि फ्यूचर का लॉस नजर आए तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तुम्हें लग रहा है कि रिपेयर आएगा? सर आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? सर ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर की लाइन लगी हुई होगी वापस लेने के लिए, रिपेयर के लिए। आप टेंशन ही ना ले। दवाई मतलब मटेरियल ऐसा लगाया है कि आपको क्या बताऊं, रेडियो बेचे उसके अंदर स्पीकर है ही नहीं, आप घर पे जाएगा और वापस आएगा, आप टेंशन ही ना लें। चल उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूं, यार क्या कहते हो? सर आप टेंशन ही ना ले, कस्टमर आपको भूल ही नहीं सकता, कस्टमर आपको भूल ही नहीं सकता, वो आएगा आपके पास, वो आएगा। कौन? कस्टमर। इसका मतलब ये है कि सर मुझे पता है कि रिपेयर आएंगे। सो do you have a present obligation? Yes sir. Do you have some fatigue? Yes sir. ये फटीक है as a result of past में। क्या किया तूने पास में? झूठ मत बोल। हाँ रेडियो बेचा है बगैर स्पीकर का। तो उसका मतलब ये कि सर मैं पास में प्रोडक्ट सेल आउट कर चुका हूं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने उसके ऊपर वारंटी की अनाउंसमेंट की हुई है। क्या की हुई है मैंने? इसका मतलब ये कि मेरे ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशन है? कंस्ट्रक्टिव। कौन सी ऑब्लिगेशन है ये? Do you have a present obligation as a result of past event? Yes sir. सर वारंटी पे माल का बिकना आज मेरे ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, मेरे ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। और कौन सी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है? कौन सी ऑब्लिगेशन? लीगल और कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। छोड़े ना सर, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का प्रोविजन थोड़ी बनता है, बनेगा सर। IAS 37 ने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया कि जब मैं प्रोविजन की बात करूंगा तो लीगल की भी बात कर रहा हूं और कंस्ट्रक्टिव की भी। चलो आया जरा सेकंड पॉइंट। Is it probable that there will be an outflow of economic resources? सर कह तो रहा हूं कस्टमर आएगा और वो आएगा, जरूर आएगा, आप इंतजार करें खाली। इसका मतलब ये है कि is it probable that there will be an outflow? सर 100% आएगा। इसका मतलब yes, it is probable that there will be an outflow of economic, क्योंकि जब वो रिपेयर के लिए आएगा तो मुझे रिपेयर कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो इट मींस यस सर, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? सर उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? सर ये कैसे यूज होगा, अभी हम क्वेश्चन के अंदर इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये है कि मैं रिलायबल एस्टिमेट यहां पर कैलकुलेट करूंगा और इन केस ऑफ अ, लिख लीजिएगा नोट में, इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन। क्या कहा मैंने? इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन, इन केस ऑफ अ वारंटी प्रोविजन रिलायबल एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। क्या ये बात याद रहेगी इसके अंदर? यहां तक क्लियर है? इसका मतलब तीनों क्राइटेरिया जब मीट हो जाएंगे तो मैं इसका वो बना लूंगा, वो क्या? प्रोविजन। क्या बना लेंगे हम? इसकी प्रोविजन एंट्री बना लेंगे। सर इसकी एंट्री नॉर्मली बनती क्या है? इसकी एंट्री बनेगी वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? हेलो सर, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। क्या ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है? Provision is a liability with uncertain timing and amount. क्या आप बता सकते हैं कि एक्चुअली कस्टमर कब रिपेयर वापस लेकर आएगा?
नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि रिपेयर का स्टेटस क्या होगा, माइनर मेजर डिफेक्ट क्या होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी? सर मेरे पास अभी कोई एक्चुअल पोजीशन पता नहीं है, तो इट मींस प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। ना आपको ये पता है कि कस्टमर कब वापस आएगा, और ना आपको ये पता है कि कितनी अमाउंट का आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा। हाँ एस्टिमेट जरूर है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन आपको पता नहीं है, तो इसको हम प्रोविजन कहते हैं। क्या है बात हमारी इसके अंदर? तो इसकी एंट्री लिख लीजिएगा कि पेनल्टी की प्रोविजन की एंट्री बताई थी मैंने, और अब वारंटी के प्रोविजन की एंट्री बता रहा हूं। तो वारंटी के प्रोविजन की एंट्री क्या बनती है? वारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। क्या है बात हमारी है? हेलो, देखिए चेकलिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, ये सारे प्रोविजन हमें वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सेकंड वाले प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द प्रोविजन फॉर वारंटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक नोट करें, फिर हम इसको रीड भी करते हैं और फिर हम इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला को भी समझते हैं। पेज नंबर बताइएगा, IAS 37 कितना आ रहा है? पेज नंबर 28 प्रोविजंस, IAS 37 प्रोविजन, पेज नंबर 28। आ गए? पढ़ेगा मिस, IAS 37 जी। अरे क्या कहा इन्होंने? कहा प्रोविजन क्या? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, अंडरलाइन कीजिएगा लायबिलिटी। आगे इसके बाद और दो चीजें उन्होंने कही, याद रखिए प्रोविजन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न बाय हार्ट, दिल बना दे उसके ऊपर, दिल बना दे उसके ऊपर। ये लर्न क्यों? IAS 37 की प्रोविजन की इस डेफिनेशन को और इवन कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन को और इवन कंटिंजेंट एसेट की डेफिनेशन को एग्जामिनर ने बार बार पूछा है। Which of the following correctly define provision? Which of the following correctly define contingent liability? तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे चलेगा फिर लायबिलिटी को समझा रही है ये, जैसे हमें पता ही नहीं है जी। बताएं। ठीक है, डेफिनेशन कह रही है प्रोविजन को आप ऐसा लायबिलिटी रिकॉर्ड करें और लाजमी रिकॉर्ड करें। कब रिकॉर्ड करूं बताएं मिस? When all three of the conditions are met, डंडी मार रही हैं आप। When all three conditions are met, जब ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाएं, इन तीनों में कोई भी कंडीशंस अगर मीट ना हुई, एक भी क्राइटेरिया अगर मीट ना हुआ, तो मैं प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब पता है वो तीन कंडीशंस क्या है? नंबर 1 जी, नंबर 1 पहला क्या कहा? एन एंटिटी एज अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। नंबर 2 more than 50% likely that the transfer of economic benefit will be required to settle the obligation. जी, यानी कि more than 50% चांस है कि आपको कोई ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड पे आएगा कि कुछ बातें आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है। क्या है वो बातें, जरा बताएं सबको जी। यानी कि ऑब्लिगेटिंग इवेंट आपके पास क्या है? जो आपके पास यहाँ पर इवेंट क्रिएट कर रहा है, कौन सा? लीगल और कंस्ट्रक्टिव। आगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टर्म, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से अराइज हो। नंबर 1 ये एग्जांपल्स याद रखिएगा प्लीज, ये तीनों बुलेट्स को अपने पास हाईलाइट कर लें। लीगल ऑब्लिगेशन कैसे अराइज होगी? कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, कि अगर आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उससे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही होगी। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, इसके आगे स्लैश डाल के लिख दें कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017, ताकि याद रहे आपको। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ यानी कि लॉ की रिक्वायरमेंट है। आगे कोर्ट, यानी कि कोर्ट की तरफ से भी अगर कोई आपके ऊपर डिसीजन आता है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। आगे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन वेयर बाय प्रैक्टिस पॉलिसीज और स्टेटमेंट जी, प्रैक्टिस पॉलिसीज और स्टेटमेंट, आपकी पास्ट प्रैक्टिस, आपकी पॉलिसीज और आपकी स्टेटमेंट। आगे जी, और ये कर क्या रहा है? ये आपके पास यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगी। आगे हाँ, इस अंडरटेकिंग ने करा क्या? इसने कस्टमर के माइंड के अंदर एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है जी। Example, constructive obligation would arise if a business which doesn't offer warranties
on its product and its we carrying out these small things. क्या मतलब कि कंपनी वारंटी नहीं देती, लेकिन कंपनी की एक हमेशा से प्रैक्टिस ये रही है कि छोटा मोटा अगर कोई भी रिपेयर होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे देती है। ये कंपनी का एक पास्ट ट्रेंड रहा है, तो ये पास्ट ट्रेंड आपके ऊपर अगेन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जी आगे। तीन बातें अंडरलाइन कीजिएगा। नंबर वन, कैन यू मेड थ्रू, नंबर वन पास्ट एक्सपीरियंस, नंबर टू एक्सपर्ट्स ओपिनियन, नंबर थ्री ये उसी का एक्सपर्ट ओपिनियन यानी कि लॉयर सजेशन, एंड आगे एंड थ्रू दी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर वारंटी कैलकुलेशन। जी आगे बढ़ेगा जरा एग्जांपल। अब ये एग्जांपल बेसिकली क्वेश्चन है, जिनके पास नहीं है वो खुदा का वास्ते है वो थोड़ा से हाथ पैर चलाएं, शैतानी वाला निकालें। उसके अंदर एक दज्जाल की आंख होगी। अब 3 आंख वाला दज्जाल भी आ गया, एडवांस दज्जाल है, तो उसको इस्तेमाल करें पॉजिटिव वे में। 4 वाला होगी ये बेटा, ये 3 ही ऐसे ही दिखाएंगे, एक ही काम की उसमें, एक आंख ही काम की, ये दिखाने के लिए जब असल में दज्जाल आएगा ना तो तू बोला भाई नहीं नहीं ये तो वो वाला नहीं है, ये वही है। तो इसके अंदर प्लीज इसकी पिक्चर ले लें क्वेश्चन की, जिनके पास बुक्स नहीं है पिक्चर ले लें ताकि वो क्वेश्चंस कर सकें। चले आए जरा पढ़ जी, पढ़िएगा जरा मैं एग्जांपल। पार्कर कंपनी, सुनेगा जरा क्या कह रहे हैं इसके अंदर। पार्कर कंपनी सेल्स गुड्स विद अ वारंटी अंडर व्हिच द कस्टमर्स आर कवर्ड। जबरदस्त, यानी कि अगर 6 महीने के अंदर अगर कोई डिफेक्ट सामने आ जाता है तो पार्कर कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। गुड हो गया, आगे चले फिर। Within the first 6 months of her case, the company's past experience and future expectations indicate the following method of likely repairs. What would be the warranty provision? चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिएगा जरा। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल आपके पास बना के दिया हुआ है। इस टेबल को पहले हम पढ़ना सीखते हैं कि टेबल है क्या हमारे पास। इस टेबल को पहले हम पढ़ना सीखते हैं कि टेबल किस तरीके से पढ़ना है हमें। अच्छा पहले तो मैं उसको नॉर्मल वे में पढ़ रहा हूँ कि पहला कॉलम आपके पास दे रहा है परसेंटेज ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 75% गुड्स जो हमने बेचे हैं उसके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही लिखा हुआ है 75% गुड्स जो हमने बेचे इस पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, और जब कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो उसको रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी होगी? 0। अच्छा सेकंड रो के अंदर क्या कह रहा है कि 20% गुड्स जो हमने बेचे हैं उसमें माइनर डिफेक्ट होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा? और उसको रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी होगी? 1 मिलियन। और फिर थर्ड रो के अंदर क्या रहा है कि 5% गुड्स जो हमने बेचे हैं उसमें मेजर डिफेक्ट होगा और उसको रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी लगेगी? 4 मिलियन। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। अब मैं इस टेबल को पढ़ रहा हूं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी उनको थोड़ा आइडिया होगा। अब मैं इसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स के अंदर पढ़ रहा हूं। गौर से सुनिएगा, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को और मेरी वर्ड सुनिएगा। 0 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस 75% है। सही कह रहा हूं मैं? पढ़ने का तरीका समझ रहे हैं मैं कैसे पढ़ रहा हूं? अभी मैंने टेबल को उस तरीके से पढ़ा जैसे आप पढ़ रहे थे नॉर्मल वे में। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की जबान में पढ़ रहा हूं कि 0 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस कितने परसेंट हैं सर? इसी तरीके से 1 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस 20%। 4 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस 5% है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? अब मुझे लगाना है इसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। होल्ड ऑन। डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? यस। वारंटी में माल बेचा 6 महीने की। सर इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो? बोल तो रहे कि डिफेक्ट आएंगे, और अगर डिफेक्ट आए चाहे वो माइनर हो या मेजर हो उसका मतलब मुझे रिपेयर करके देना पड़ेगा। थर्ड क्राइटेरिया, कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? यस। रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए यहां पर पास्ट एक्सपीरियंस करेंगे या एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? चले आज जरा एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा इधर पहले मेरे साथ दीजिएगा, फिर आराम से इसको कॉपी कीजिएगा। मुझे बताओ 0 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस कितने परसेंट हैं? अच्छा क्या 75% को 0.75 लिख सकता हूं? सही कह रहा हूं मैं? ऐसे ही है ना? अच्छा इसी तरीके से 1 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस कितने परसेंट हैं? 0.20। अच्छा 4 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, इसके चांसेस कितने परसेंट हैं? 0.05। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? सर मैंने करना क्या है, इन तमाम आउटकम्स को यहां पर ऐड करना है। तो मुझे बताएं कि मेरे पास यहां पर कितना अमाउंट बन रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है, प्लीज कैलकुलेट करके बताएं जरा। 0.4 मिलियन।
यानी कि 4 लाख। लाख आ रहे हैं। अच्छा सर ये हमने करा क्या, ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। इसका फॉर्मूला है क्या, सुनिएगा जरा। ईच पॉसिबल आउटकम, क्या कहा मैंने, ईच पॉसिबल आउटकम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ईच पॉसिबल आउटकम मल्टीप्लाई बाय चांसेस ऑफ अकरिंग, चांसेस ऑफ अकरिंग, आई रिपीट, प्लस ईच पॉसिबल आउटकम मल्टीप्लाई बाय chances of occurring plus each possible outcome multiply by chances of occurring। ये probability का फॉर्मूला है। हम उसको बहुत डिटेल में लेके नहीं जा रहे हैं, हमें स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़नी, हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने बताया, each possible outcome। क्या मतलब कि तुम्हारे पास पहला पॉसिबल आउटकम क्या है कि 0 मिलियन की कॉस्ट लगेगी। अब मुझे बताओ each possible outcome, इस 0 मिलियन की कॉस्ट इनकर होने के चांसेस ऑफ अकरिंग कितने परसेंट चांस है, 75%। ईच पॉसिबल आउटकम, तुम्हारे दूसरा पॉसिबल आउटकम क्या है सर, दूसरा पॉसिबल आउटकम है कि 1 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, मल्टीप्लाई बाय उसके चांसेस ऑफ अकरिंग कितने हैं, 0.20। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर। इसी तरीके से तीसरा थर्ड पॉसिबल आउटकम, ईच पॉसिबल थर्ड पॉसिबल आउटकम क्या है, 4 मिलियन, और उसके चांसेस ऑफ अकरिंग कितने परसेंट है, 0.05। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। तो ये मेरे पास कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला। क्या कहलाता है, क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर। तो सर इस एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिलायबल एस्टीमेट, और जैसे ही हमने रिलायबल एस्टीमेट कैलकुलेट कर लिया हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे। और क्या एंट्री बनेगी, वारंटी एक्सपेंस डेबिट ते प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी क्रेडिट। कितने से बनेगी एंट्री, 4 लाख यानी कि 0.4 मिलियन से। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर जी, यहां तक क्लियर है, इसको नोट करें, कॉपी करें जरा, शाबाश। चले आगे। अब एक और बात सुनिएगा जरा सर, कोई भी मैंने प्रोविजन बनाया, चाहे वो प्रोविजन फॉर पेनल्टी हो या प्रोविजन फॉर वारंटी हो। अब सुनिएगा जरा गौर से, लेट्स से कि मैंने ईयर एंड पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे IAS 37 की कंप्लायंस की और तीनों क्राइटेरियाज मीट होने पे मैंने पेनल्टी का प्रोविजन बना लिया या वारंटी का बना लिया, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर पेनल्टी क्रेडिट। मैंने ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया फॉर एग्जांपल 3 मिलियन से। कितने से रिकॉर्ड कर लिया, हेलो हेलो हेलो, हाँ गुड, लगता है आवाज कम, सिग्नल सही नहीं आ रहे सर। प्रोविजन फॉर पेनल्टी मैंने रिकॉर्ड कर लिया कितने से, 3 मिलियन से, एज पर IAS 37। तीनों क्राइटेरियाज को मीट किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल और रिलायबल एस्टिमेट 3 मिलियन। सर ये मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया। सून आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, तकरीबन 20 दिन के बाद, फॉर एग्जाम्पल 20th ऑफ जनवरी कोर्ट का डिसीजन आया और कोर्ट ने पेनल्टी इंपोज की, कोर्ट ने पेनल्टी इंपोज की है फॉर 3.5 मिलियन की। कितने की पेनल्टी इंपोज की है कोई जो लिंक कर सके? IAS 10 क्या मतलब, इवेंट अराइजेस कब, आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। याद आ रहा है, कल की क्लास में इतना चूरन बेचा हमने, इवेंट्स अराइजेस दैट अराइजेस आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले। ऐसा ही हुआ है
कि सर आया है क्या, सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस, रिमेंबर सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस के कोर्ट का डिसीजन आया है और 3.5 मिलियन की पेनल्टी लाया है। सर ये 3.5 मिलियन की पेनल्टी इंपोज हुई है, पेनल्टी इंपोज हुई है, क्या करें, IS 10 के पास चलते हैं। IS 10 क्या करूं, IS 10 कहता है देख जानी या तो ये वो होगा या तो ये वो होगा। अबे क्या ये वो एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। IS 10 कहता है कि क्या इसके कोई एविडेंसेस, हिंट, इंडिकेटर्स रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद थे। हाँ मौजूद थे, और इस दफा भाई ने उसका वो भी बनाया था, वो क्या, प्रोविजन। डांटना मत, हाँ नहीं डांट रहा, तूने बनाया था, वेरी गुड, स्टार देता हूं, ये ले स्टार, शाबाश। लेकिन तेरा एस्टिमेट थोड़ा सा गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, तो उसकी टोटी एक हटा देता हूं, इसकी टोटी हटा दी। कह रहा है कि थोड़ा सा एस्टिमेट गलत, तूने एस्टिमेट किया था कि कितने की पेनल्टी लगेगी, 3 मिलियन, लेकिन एक्चुअल में पेनल्टी लगी कितने की, 3। कोई मसला नहीं, इट वाज एन एस्टिमेट। क्या था ये, एस्टिमेट, और एस्टिमेट मींस जजमेंट मे बी राइट और मे बी, हम जो हर बार सोचते हैं वो वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि सर हमने एस्टिमेट किया था 3 मिलियन की पेनल्टी लगे, लेकिन हमें पेनल्टी कितने की इंपोज हुई। अब बताओ पहले तो ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग इवेंट है। सर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर इस प्रोविजन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर कैसे एडजस्ट करेंगे, सर मुझे यहां पर और एडिशनल अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कितने से एडिशनल अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, 0.5 मिलियन से। तो मैं करूंगा क्या सर, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और पेनल्टी पेएबल क्रेडिट, कितने से, 0.5 मिलियन से। क्या ये बात समझ आ रही है, तो 0.5 मिलियन से मुझे यहां पर पेनल्टी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अरे एक मिनट, अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाती कि हमने एस्टिमेट किया था 3 मिलियन और यहां पर हो जाता फॉर एग्जांपल 2 मिलियन, तो फिर क्या करते हम, रिवर्स कर देते। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब मैंने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया तो अब मुझे इसके अमाउंट को कम करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है। इसको यहां तक प्लीज एक बात नोट कर लीजिएगा, जो आपके पास अगली एंट्रीज आ रही हैं, अगली एंट्रीज देखिए नीचे आपके पास 3 एंट्रीज आ रही हैं, 3 एंट्रीज आपके पास यहां पर आ रही हैं। नंबर 1 दैट इज द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री क्या बनती है, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। और इसी तरीके से अगर इंक्रीज करना हो प्रोविजन को तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। लेकिन अगर प्रोविजन के अमाउंट को डिक्रीज करना है तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। क्या बात समझ आ रही है जी, यहां तक क्लियर है। तो ये तीनों एंट्रीज अपने पास नोट कर लीजिएगा। आपने पिछले सवाल में 20% जो था ये हमें मतलब कि प्रोबेबल से कम नहीं है, नहीं जानी, ये प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल किसको कहते हैं, यानी कि तुमने यहाँ पर क्या कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो देना है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो। यार क्या कहता है सर, कह तो रहा हूँ 1 मिलियन का डिफेक्ट आएगा, कह तो रहा हूँ 4 मिलियन का डिफेक्ट आएगा, इसका मतलब मुझे पैसे देने हैं। ये जो 20% है दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ रिलायबल एस्टिमेट। देखो दो अलग अलग बातें। पहली बात, क्या कोई वारंटी की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, यस सर पे करनी पड़ेगी। माइनर डिफेक्ट भी आएंगे और मेजर डिफेक्ट भी आएंगे। सर जब डिफेक्ट आएंगे इसका मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ये प्रोबेबल हो गया, पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इसका मतलब ये प्रोबेबल हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब ये बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे, अब उसके लिए उसने मुझे टेबल बना के दिया। तो वो जो 20% है वो प्रोबेबल को डिफाइन नहीं कर रहा, वो 20% रिलायबल एस्टिमेट की कैलकुलेशन के लिए मुझे दिया हुआ है। दो अलग अलग फेज है, गौर से सुनना। डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वारंटी में माल बेचा हुआ है, डिफेक्ट आएंगे सर, डिफेक्ट आएंगे और आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा। सर ये जो इसके अल्फाज है ना, ये हिंट दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रोविजन का दूसरा क्राइटेरिया भी मीट कर गया। सर डिफेक्ट आएंगे, आपको रिपेयर करके देना पड़ेगा। इसके अल्फाज का मतलब है कि यस सर, इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब बता कितना आउटफ्लो होगा, उसके लिए उसने बताया कि 20% आपको यहां पर लग रहा है कि 1 मिलियन का रिपेयर होगा और 5% लग रहा है कि आपके पास 4 मिलियन का रिपेयर होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो 20% और 5% है वो बेसिकली रिलायबल एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के लिए उसने मुझे यहाँ पर 1% दी है। क्या बात हमारी इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेशन 1 आ रहा है, वो खुद से ट्राई करें जरा, शाबाश जल्दी से। इलस्ट्रेशन 1 खुद से ट्राई करें जी। कितना आ रहा है प्रोविजन, 2.4 मिलियन, 24 लाख, यही आ रहा है।
इलस्ट्रेशन 1 के अंदर 24 लाख का प्रोविजन, एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन वारंटी एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा सर अब आगे चलते हैं जरा। हमने यहाँ पे वारंटी का प्रोविजन सीखा, इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजन आ रहे हैं। देखिए लिस्ट अभी भी बाकी है, लिस्ट अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। गारंटी का प्रोविजन है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये सारे प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे, इन सारे प्रोविजंस को हम देखेंगे और IAS 37 इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बताएगा। लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, हम दूसरी टर्म को पहले समझ लेते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है। उस एरिया को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि प्रोविजन की टर्म हमने समझी, प्रोविजन क्या है, और इसी तरीके से दो प्रोविजंस हमने यहाँ पे देख ली, दैट इज अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी और प्रोविजन फॉर वारंटी। बाकी और भी कुछ प्रोविजंस हैं, उसको हम अलग से देखेंगे एज अ सेपरेट केसेस, एज अ स्पेशल केसेस हम उसको देखेंगे। लेकिन पहले अब एक काम करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी की टर्म को समझते हैं कि व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन के बाद अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आइए जरा देखते हैं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे पास क्या है। अच्छा कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? बाय द वे कंटिंजेंट का वर्ड क्या है? कंटिंजेंट का वर्ड का मतलब क्या है? सर कंटिंजेंट कहते हैं कि जो कंफर्म ना हो, डिपेंडेंट हो, किसी इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो। यार ये बहुत तुम पास हो जाओगे और 80% 90% मार्क्स लाओगे, लेकिन वो कंटिंजेंट है कि तुम पढ़ो, तुम प्रैक्टिस करो, तो उसका मतलब कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन whose existence will be confirmed, whose existence will be confirmed, जिसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी, will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of uncertain future events, uncertain future events। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी आपके पास क्या है? सर इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है whose existence will be confirmed, जिसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी। कब कंफर्म होगी? बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। क्या मतलब? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी का इन शॉर्ट अगर मतलब बताऊं तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी कंफर्म नहीं है, एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी कंफर्म नहीं है। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगी लेकिन कब कंफर्म होगी? ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें जाके ये कंफर्म होगी कि क्या ये वाकई में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। सर कुछ बात समझ में नहीं आ रही, क्या आप मंजन बेचे जा रहे हैं? चलें आए जरा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोर्ट केस की एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। फॉर इंस्टेंस कि मेरे पास एक अकाउंटिंग पीरियड है जो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017। अगेन कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है, लेकिन रिमेंबर अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे आज मैं खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि मैं पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजन बनाऊं या ना बनाऊं, प्रोविजन रिकॉर्ड करूं या ना करूं। मुझे पता है प्रोविजन के लिए क्राइटेरियाज, कितने क्राइटेरियाज थे? 3। कौन कौन से? नंबर 1, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 प्रोबेबल, थर्ड वन इज द रिलायबल एस्टीमेट। चले बताएं जरा, डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? यस, कोर्ट केस का होना मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अच्छा ये बताओ कि कितना परसेंट चांस है कि तुम्हें यहां पर कोई ना कोई अमाउंट पे करनी पड़ेगी? कितना परसेंट चांस है? लॉयर सर आपका केस बहुत स्ट्रांग है और यूं समझ ले कि 30% चांस है कि आप कोर्ट केस हारेंगे। कितना परसेंट चांस है? इसका मतलब जीतने का चांस 70%। प्रोबेबल है? नहीं, प्रोबेबल 30% चांस है कि मैं कोर्ट केस हारूंगा, तो इसका मतलब ये प्रोबेबल नहीं है, यानी कि लेस देन 50%। सर जब ये कहता हूं ना कि लेस देन 50% है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ये एक ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अभी कंफर्म नहीं है। सर ये कंफर्म होगी, 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 कब होगी? ऑन द अकरेंस ऑफ
अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में कोई इवेंट होगा तब जाके इसकी कंफर्मेशन मिलेगी। आज मेरे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, कोर्ट केस का होना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन अभी फिलहाल ये ऐसी ऑब्लिगेशन है जो मेरे ऊपर कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म होगी कब होगी? ऑन द अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कोर्ट का बाद में डिसीजन आएगा, कुछ नए एविडेंसेस आएंगे, फिर जाके ये लायबिलिटी कंफर्म होगी। अभी फिलहाल ऑन 31 दिसंबर, एज ऑन 31 दिसंबर मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन कंफर्म नहीं है। तो ऐसी ऑब्लिगेशन जो कंफर्म ना हो उसको हम प्रोविजन नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन की है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो होगी सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन है whose existence will be confirmed, जिसकी एग्जिस्टेंस आज कंफर्म नहीं है, will be confirmed, फ्यूचर में कंफर्म होगी। कैसे होगी कंफर्म? बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि फ्यूचर में कोई इवेंट होंगे, अब वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, मुझे नहीं पता कौन से इवेंट होंगे। हो सकता है कोई नए एविडेंसेस आ जाए, हो सकता है कि कोई कस्टमर नया एविडेंस ले आए, हो सकता है कि फिर वो लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए। सर फ्यूचर में आएगी, लेकिन आज की डेट पर अगर बात करूं तो वो लायबिलिटी मेरे पर कंफर्म नहीं है। तो ऐसी लायबिलिटी, आसान जबान में इस डेफिनेशन को अगर मैं कहूं, ऐसी लायबिलिटी जो कंफर्म ना हो, क्या कहा मैंने? ऐसी लायबिलिटी जो कंफर्म ना हो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो आज कंफर्म नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कंफर्म हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में कंफर्म हो जाए, तो ऐसी लायबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम? क्या बात याद रहेगी इसके अंदर? तो इस डेफिनेशन को मैंने आसान जबान में समझाया कि कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जो आज कंफर्म नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कंफर्म हो जाए, लेकिन आज कंफर्म नहीं है तो उसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहेंगे। याद है? क्लियर इसके अंदर? सर एक और बात, एक तो हमने डेफिनेशन को समझा, दूसरी बात कि सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जो प्रोबेबल ना हो। जो क्या ना हो? अगर मैं कहता हूं कि लेस देन 50% है, क्या है लेस देन? बोले 50%, इसका मतलब क्या ये प्रोबेबल है? नहीं। अगर ये प्रोबेबल नहीं है तो क्या है ये? सर इसको नाम देते हैं हम पॉसिबल। क्या नाम देते हैं इसको हम? पॉसिबल। याद रहे, अगर आपके पास लिखा हुआ है कि इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कौन सी ऑब्लिगेशन? इसका मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? याद रखिएगा, मोर देन 50% इज प्रोबेबल, मोर देन 50% इज, एंड लेस देन 50% इज पॉसिबल। अगर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोविजन। क्या कहलाएगा? और अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या है बस हमारी इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है? यहां तक पहले नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन नोट कीजिएगा और मैंने इसकी जो आपको इंटरप्रिटेशन बताई है वो भी जरूर लिखिएगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो आज कंफर्म नहीं है, और अगर कंफर्म नहीं है तो उसका मतलब ये है कि फिर हम उसको प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको प्रोविजन कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कंसिडर करेंगे। अब सुनिए जरा एक और चीज। मैं अगर कहता हूं कि सर लेट्स से डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? यस सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज? कह रहा है यस सर प्रोबेबल भी है। प्रोबेबल, और प्रोबेबल का मतलब क्या है? प्रोबेबल का मतलब क्या है? मोर देन 50%। इसका मतलब ये कि प्रोबेबल भी है। गुड हो गया। अच्छा तीसरा क्राइटेरिया, कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? क्या आप रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं? कह रहे नो। मुझे एक बात बता, नहीं कर सकता। क्यों? क्या क्यों नहीं कर सकता कैलकुलेट? भाई फॉर एग्जांपल मैंने लॉयर से पूछा कि लॉयर ये बताओ कि इस कोर्ट केस के रिलेटेड कितनी पेनल्टी लगेगी, कोई आइडिया है? कह रहा सर ये बात तो कंफर्म है कि आप कोर्ट केस जरूर हारेंगे क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी। क्यों? आज से पहले कभी भी इस तरह की बदतमीजी किसी ने नहीं की। आपने एक्सक्लूसिव बदतमीजी की, नहीं एस्टिमेट कर सकता मैं आप कितने बदतमीज, आपने कितनी जबरदस्त बदतमीजी की है, मैं इस बात को एस्टिमेट ही नहीं कर सकता। रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। ठीक है, मुझे बताओ क्या प्रोविजन बनेगा? अबे दो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं ना यार, मेजॉरिटी मींस जमहूरियत। नहीं सर, तीनों क्राइटेरियाज का मीट होना जरूरी है। इसका मतलब अगर तीनों क्राइटेरियाज मीट नहीं हो रहे तो प्रोविजन नहीं बनेगा, और अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर ये क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो फिर क्या है ये? कंटिंजेंट लायबिलिटी। सम अप कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, सम अप कर रहा हूं। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? सर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो भी है कि जो पॉसिबल हो। जो क्या हो?
पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और पॉसिबल का मतलब क्या है, लेस देन 50%। और कंटिंजेंट लायबिलिटी वो भी है कि जो प्रोबेबल हो, जो क्या हो, प्रोबेबल हो, लेकिन क्या कहा मैंने, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड, रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? कंटिंजेंट लायबिलिटी दो हैं, एक वो जो प्रोबेबल ना हो, और एक वो जो प्रोबेबल तो है लेकिन रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। आई रिपीट, कंटिंजेंट लायबिलिटी दो है, एक वो जो कि प्रोबेबल नहीं है बल्कि क्या है, पॉसिबल, और एक वो जो प्रोबेबल तो है लेकिन हम उसका रिलायबल एस्टिमेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। यहां तक नोट करें जरा, शाबाश। अच्छा जनाब, हमने क्या देखा सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी को सम अप करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है कि ऐसी लायबिलिटी जो भी आज कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगी, लेकिन कब कंफर्म होगी, फ्यूचर में। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जो प्रोबेबल नहीं है, क्या है वो, पॉसिबल है। और सर कंटिंजेंट लायबिलिटी वो भी है जो प्रोबेबल तो है लेकिन रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। तो इन बोथ सिचुएशन ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे पास कहलाएगी। सर अब इस कंटिंजेंट लायबिलिटी का करना क्या? देखो प्रोविजन में क्या करते थे, एंट्री रिकॉर्ड करते थे। कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या करेंगे? तो IAS 37 ये कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज शैल बी डिस्क्लोज्ड। कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या करेंगे हम, डिस्क्लोज करेंगे। और कहां पे डिस्क्लोज करते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करेंगे, नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटीज शैल बी डिस्क्लोज इन नोट्स टू द अकाउंट्स, हम नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर उसको डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन इसके आगे एक और कंडीशन लगाई, एक और कंडीशन लगाई। क्या कह रहा है? इफ, ये समझ लीजिएगा, पहले लिख लें फिर समझते हैं। इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर, गुस्सा नहीं करें, इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर या आउटफ्लो इज नॉट रिमोट, क्या मतलब है इसको समझाता हूं, पहले लिख लें। प्रोविजन की ट्रीटमेंट याद रखिएगा। प्रोविजन की ट्रीटमेंट क्या है? प्रोविजन को हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन की एंट्री बनती है, उसको हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में IAS 37 कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, कंटिंजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, इंस्टेड इट शुड बी डिस्क्लोज। कहां पे डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर। और आगे एक और बात कही, क्या कि हम कब डिस्क्लोज करेंगे? इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर। इफ आउटफ्लो इज, सर इस लाइन का क्या मतलब है अभी समझते हैं जरा, इस लाइन का क्या मतलब है समझते हैं, पहले यहां तक नोट कर ले जरा। इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर का मतलब समझते हैं। अच्छा पहले तो रेयर का मतलब समझते हैं, रेयर का मतलब क्या है, रेयर और रिमोट का मतलब समझते हैं। यार तुम सुधर जाओगे, इसके चांसेस रेयर हैं, इसके चांसेस क्या है, रेयर का मतलब क्या है, मुश्किल है, ना होने के बराबर, मतलब नहीं, पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। क्या बोलूं मैं अभी, इसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या कहा मैंने कि सर रेयर या रिमोट का मतलब क्या है कि नामुमकिन है, चांसेस ही नहीं है, कोई असरात ही नजर नहीं आ रहे, कोई जरासीम ही नहीं है तुम्हारे अंदर सुधरने वाले। तो इसका मतलब यह है कि रेयर और रिमोट का मतलब क्या है कि नहीं होगा, नामुमकिन सा नजर आता है। IAS 37 क्या कहता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज्ड इफ द आउटफ्लो इज नॉट रेयर। देखो अगर उसका आउटफ्लो रेयर हो जाए ना, रेयर का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल हो जाए। इम्पॉसिबल का मतलब तुम्हें दूर दूर तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब यह है कि फिर उसके डिस्क्लोजर को देने की जरूरत भी नहीं है। भाई अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल सर एक लायबिलिटी, अच्छा कौन सी है, प्रोविजन, नहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा ये बताओ कंटिंजेंट लायबिलिटी के आउटफ्लो के चांसेस क्या है, रेयर है, रेयर। रेयर का मतलब क्या है, रेयर का मतलब है कि दूर दूर तक कोई असरात नजर नहीं आ रहे। ओ भाई जब तुझे दूर दूर तक कोई असरात नजर ही नहीं आ रहे तो दिल से पूछ के बताएं कि क्या उसकी डिस्क्लोजर की कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? नहीं सर, मुझे दूर दूर तक कोई असरात ही नजर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये कि मुझे इसको डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो IAS 37 कहता है कि हम उन कंटिंजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करेंगे जिनका आउटफ्लो रेयर ना हो। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर डिस्क्लोज इन नोट्स टू द अकाउंट्स, कब? इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर या नॉट रिमोट।
क्या बात हमारी इसके अंदर? यहाँ तक इसको डाइजेस्ट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं जरा। चलें आए जरा इसको करते हैं, एक इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 2, पहले इसको क्विकली आंसर करें, खुद से पढ़ें जरा। इलस्ट्रेशन 2 को दिल ने पढ़ा, मुझे इसका आंसर बताएं। छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जस्ट छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इसको क्विकली रीड कर लें जरा इलस्ट्रेशन 2 और मुझे इसका आंसर बता दें, फिर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को रीड करना स्टार्ट करें। जी बताएं जरा इसका आंसर, कंटिंजेंट लायबिलिटी का आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं इलस्ट्रेशन 2 का। सिंपल सा आंसर होगा हाँ या ना। जी क्या है क्वेश्चन, क्या हमारे पास रीड करते हैं। जी मिस पढ़ेगा जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भाई लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं, मना किया, लॉ ने कोई फटीक नहीं लगाई। अलाट डी, फिर आगे जी इसका मतलब हम यहाँ पे प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है। कौन सी ऑब्लिगेशन है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। गुड हो गया जी मिस। कंटिंजेंट लायबिलिटीज पढ़िएगा जरा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। कौन सी ऑब्लिगेशन का वर्ड यूज किया? कौन सा ऑब्लिगेशन का वर्ड यूज किया? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। जी आगे। ये जो पॉइंट 1 आ रहा है, ये जो बुलेट 1 आ रहा है, इस बुलेट 1 को पूरा मार्क करें एज एन इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर दिल बना दें, यानी कि लर्न बाय हार्ट। ये डेफिनेशन है, कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है। एग्जामिनर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बात सुन मारी इसके अंदर? तो ये डेफिनेशन आपने एज इट इज हूबहू याद करनी है। जी आगे। जी कह रही है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? बताएं सबको। हाँ कह रही है प्रोबेबल नहीं है, प्रोबेबल नहीं है तो क्या है वो? पॉसिबल है। वेरी गुड। आगे। और दूसरी बात क्या कह रही है? मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रही बताएं। हाँ कह रही कि प्रोबेबल तो है लेकिन हम उसकी अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 है, एक वो जो प्रोबेबल नहीं है तो क्या है वो? पॉसिबल, और दूसरा वो कि प्रोबेबल तो है लेकिन हम उसकी अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट ना कर सके तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है। जी आगे पढ़ेगा। पता है हमें, आगे बढ़े। जी यानी कि हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या करते हैं? हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। कहां पे डिस्क्लोज करेंगे? गुड आगे चलें। हाँ क्या कहा इन्होंने कि अगर आउटफ्लो रेयर हो, रिमोट हो तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत भी नहीं है। क्या बात हमारी इसके अंदर? आगे। Instead, a provision is required. If the obligation is remote, it does not lead to disclosure. चल इसके बाद एक थर्ड टर्म आ रही है, दैट इज कंटिंजेंट एसेट। आज जरा देखते हैं कि कंटिंजेंट एसेट हमारे पास क्या है। कंटिंजेंट एसेट को समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। कंटिंजेंट एसेट क्या है? कंटिंजेंट एसेट के बारे में कहता है कि एक ऐसा एसेट है whose वही बात whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of uncertain future events।
सेम वही डेफिनेशन दी कंटिंजेंट एसिड की कि कंटिंजेंट एसिड क्या है सर, एक ऐसा एसिड जो कंफर्म नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, एक ऐसी लायबिलिटी जो कंफर्म नहीं है। कंटिंजेंट एसिड एक ऐसा एसिड जो कि कंफर्म नहीं है। सर कब कंफर्म होगा, कह रहा है कि कंफर्म कब होगा, ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो कंटिंजेंट एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि आज कंफर्म नहीं है, whose existence will be confirmed, इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी कब होगी, ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कुछ इवेंट्स होंगे तब जाके उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी, फिलहाल आज इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सर इस कंटिंजेंट एसिड को सही से समझने के लिए हमें इस पूरे स्टैंडर्ड का एक क्विक रिव्यू लेना पड़ेगा। आइए जरा उसको हम देखते हैं। 4 टर्म्स को हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। एक को हम कंटिंजेंट एसिड को डिस्कस करेंगे, नंबर 2 एक हम डिस्कस करेंगे एसिड्स की टर्म को, एक हम यहां पे डिस्कस करेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी को, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे फिर से, और एक आपके पास है दैट इज प्रोविजन। इन चारों टर्म्स को हम यहां पे समझेंगे और उसको क्विकली समराइज करेंगे। ये डेफिनेशन वाला पार्ट रब कर दूं। अच्छा अब आंसर देखते हैं क्या सर। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है सर, प्रोविजन जो प्रोबेबल हो, प्रोविजन क्या है, जो क्या है प्रोबेबल। और प्रोबेबल का मतलब क्या, मोर देन 50%, और मोर देन 50% का मतलब है कि हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या बनती है, नॉर्मली रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ये हमने प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया। अब आ जरा कंटिंजेंट लायबिलिटी। नॉर्मली कंटिंजेंट लायबिलिटी वो है जो प्रोबेबल ना हो बल्कि क्या हो, पॉसिबल। और पॉसिबल का मतलब क्या है, पॉसिबल का मतलब क्या है कि लेस देन 50%, और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना बल्कि क्या करना है, और कब डिस्क्लोज करना है, इफ आउटफ्लो इज नॉट रेयर या नॉट रिमोट, ऐसे ही है। अब आए जरा एसेट। सर एसेट में क्या है, अब तक जमाने में मैं ही बदमाश था, हर किसी के साथ मैं ही बदतमीजी कर रहा था। लोग मुझ पे कोर्ट के लोग मुझ पे आके कोर्ट केस फाइल कर रहे थे। क्या जरूरी है हर बार मैं ही बदतमीजी करूं, क्या जरूरी है हर बार मेरे पर लोग कोर्ट केस फाइल करें। सर इस दफा मैंने दूसरी पार्टी के ऊपर, सप्लायर के ऊपर कोर्ट केस फाइल किया। अब जब कोर्ट केस फाइल किया तो मैं पेनल्टी क्लेम कर रहा हूं। क्या क्लेम कर रहा हूं मैं, पेनल्टी क्लेम कर रहा हूं कि मुझे पेनल्टी रिसीव करनी है। ओह क्या कहा मैंने, पेनल्टी। इसका मतलब अब मुझे पेनल्टी देनी नहीं बल्कि पेनल्टी आला डी, ऐसे ही ना। अब पेनल्टी लेने का वक्त आ रहा है। इसका मतलब अब मैं एक्सपेंस या लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा बल्कि रेवेन्यू और एसेट की बात कर रहा हूं। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर, कि मुझे पेनल्टी देनी नहीं बल्कि पेनल्टी लेनी है। सर लेट्स से मैंने एक सप्लायर के ऊपर कोर्ट केस फाइल किया और मैं 3 मिलियन की पेनल्टी क्लेम कर रहा हूं। कितने मिलियन की पेनल्टी क्लेम कर रहा हूं, 3 मिलियन की। कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स चल रही है, रिपोर्टिंग डेट आ चुकी है। मैंने लॉयर से पूछा क्या कहता हूं, सर आपका केस स्ट्रांग है और होपफुली आप ये केस जरूर जीतेंगे, और मेरे चांसेस ये हैं कि 55% एक्सपेक्टेशन है कि आप ये कोर्ट केस जीत जाएंगे। कितने % चांसेस है, मैंने कहा दबंग, जबरदस्त हो गया। आओ हम 2 मिलियन या 3 मिलियन से पेनल्टी रिसीवेबल की एंट्री में, किसकी एंट्री बनाए, रिसीवेबल की एंट्री में। IAS 37 आ गया, कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, रुक जाओ, अभी तुम पेनल्टी रिसीवेबल की एंट्री रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते। याद करो पेनल्टी एक्सपेंस कितने % पे रिकॉर्ड करवा दिया था, मोर देन 50% पे। तो है ना मोर देन 50%, कह रहा है वो प्रोविजन था, ये क्या है, एसेट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद मैंने पूछा लॉयर से क्या डेवलपमेंट भी, अगले साल कहता है कि सर 70% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। कितने % चांस है कोर्ट केस जीत जाएंगे, 70%। आलाट डी, आओ जरा हम पेनल्टी रिसीवेबल की एंट्री बनाएं। IAS 37 कहता है रुक जा, अभी एंट्री मत रिकॉर्ड करना। फिर इसके बाद डेवलपमेंट भी, फिर मैंने लॉयर से पूछा, लॉयर कहता है 80% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। लॉयर फिर कह रहा है कि 80% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, क्या मैं पेनल्टी रिसीवेबल की एंट्री बनाऊं। IAS 37 कहता है रुक जा,
85%, 88%। क्या IS 37 में पेनल्टी रिसीवेबल की एंट्री बना लूं? IS 37 फिर कहता है रुक जा। 89% IS 37 कहता है रुक जा। 95% जा बना ले, एंट्री बना ले। क्या मतलब कि अगर एसेट रिकॉर्ड करना है तो IS 37 कहता है चांसेस शुड बी मोर देन 90%। चांसेस शुड बी मोर देन, क्या मतलब IS 37 कहता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। क्या वर्ड यूज किया? वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या? मोर देन कितना परसेंट? 90%। कहता है IS 37 कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। क्या मतलब कि एसेट्स को रिकॉर्ड तब करना जब वो वर्चुअली सर्टेन हो जाए। वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या? ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाए। जब लॉयर ये कह रहा है ना कि 95% चांस है कि आप कोर्ट केस जीत जाओगे, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि सर कोर्ट केस खत्म हो गया, दैट्स इट। और फाइनल कुछ आपके पास खाना पूरी रह गई है, कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई है, अदरवाइज कोर्ट केस की सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, एविडेंसेस सारे लॉक हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट की देर रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि केस इज ऑलमोस्ट सर्टेन। अब ये वर्चुअली सर्टेन हो चुका है कि तुम कोर्ट केस जीत जाओगे। तब IS 37 कहता है कि तुम एसेट रिकॉर्ड करोगे। क्या मतलब? प्रोविजन कब रिकॉर्ड करोगे? जब चांसेस आर मोर देन 50%। और एसेट कब रिकॉर्ड करोगे? व्हेन चांसेस आर मोर देन 90%। सर क्या ये खुला तजाद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद है एक कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पहला और दूसरा रूल? क्या था? एसेट्स एंड रेवेन्यूज शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। सर ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मनूस था, जिसकी वजह से IS 37 ने ये रूल निकाला। IS 37 ने क्या कहा कि मैं तुम्हें रेवेन्यूज और एसेट्स को ओवरस्टेट करने नहीं दे सकता। मैं वो रूल बनाऊंगा कि जिसपे तुम यहां पर एसेट्स और रेवेन्यूज को ओवरस्टेट ना कर सको। लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। इसीलिए हम प्रोविजन को 50% अबव पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि एसेट्स को हम 90% अबव पे रिकॉर्ड करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। और वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या? मोर देन 90%। सर जब मोर देन 90% हो जाए तो क्या करें? बस अब रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड कर ले। हाँ, एहसान कर रहा है तू मेरे पर, कह रहा है जा यार रिकॉर्ड कर ले, रोना धोना मत मचा। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करूं? पेनल्टी रिसीवेबल डेबिट, पेनल्टी इनकम क्रेडिट, पेनल्टी रिसीवेबल डेबिट और पेनल्टी इनकम क्रेडिट। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जरा कंटिंजेंट एसेट। कंटिंजेंट एसेट क्या है? सर कंटिंजेंट एसेट, अब गौर से सुनेगा मेरे अल्फाज। कंटिंजेंट एसेट इज अ प्रोबेबल एसेट। क्या वर्ड क्या? प्रोबेबल। सर याद रखिएगा, लायबिलिटीज के केस के अंदर प्रोबेबल पे प्रोविजन होता है। सही कह रहा हूं मैं? लायबिलिटीज के केस के अंदर अगर प्रोबेबल हो तो प्रोविजन है, रिकॉर्ड किया जाता है। एसेट्स के केस के अंदर अगर प्रोबेबल हो तो वो कंटिंजेंट एसेट कंसीडर किया जाता है। और कंटिंजेंट एसेट कंसीडर करने का मतलब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे? हम डिस्क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कंटिंजेंट एसेट इज अ प्रोबेबल एसेट। और प्रोबेबल एसेट का मतलब क्या है? प्रोबेबल एसेट का मतलब क्या है कि लेस देन 90%। क्या कहा मैंने? लेस देन 90%, बट मोर देन 50%। मोर देन 50%। तो क्या करें? डिस्क्लोज करो। क्या करो? डिस्क्लोज करो। कहां पे डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी क्या ये बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, प्लीज ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपके खिचड़ी है। लायबिलिटी के केस के अंदर प्रोबेबल है तो क्या करें? एंट्री बनाए, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। एसेट के केस के अंदर अगर प्रोबेबल है तो क्या करें? डिस्क्लोज करेंगे। क्या बात समझ आ रही है? एसेट के केस के अंदर रिकॉर्ड कब होता है, रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? प्लीज इस समरी को अपने पास नोट कीजिएगा। ये समझ ले पूरे IS 37 की अब तक की समरी है। अब तक की समरी है। सर कुछ टर्म्स के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं जरा, वर्ड मीनिंग्स, ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएं, ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएं।
4 टर्म्स हमने देखी, वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रेयर। सही कह रहा हूं मैं? अब तक के स्टैंडर्ड के अंदर 4 चीजें देखी, वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल, रेयर। कितनी चीजें देखी मिस? कितने टर्म्स बोली? क्या? रेयर। अच्छा, 4 टर्म्स हमने डिस्कस की। कितनी टर्म्स डिस्कस की हमने? 4। कौन कौन सी है? वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रेयर। सर इनके वर्ड मीनिंग देखते हैं, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है सर? वर्चुअली सर्टेन का मतलब है समझो हो गया, डन डना डंडन, खत्म, केस खलास। प्रोबेबल का मतलब क्या है? प्रोबेबल का मतलब है क्या है कि हो जाएगा, हो जाएगा, समझो हो जाएगा। और पॉसिबल का मतलब क्या है? हो सकता है, हो सकता है। यू नो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शेक हो रहा है। और रेयर का मतलब है नहीं होगा। क्या मतलब? क्या मतलब? सॉरी अब्दुल हसीब ने एक जगह पे प्रपोजल डाला, एक जगह पे क्या डाला? क्या डाला? प्रपोजल। और जिन भाभी को प्रपोजल डाला था, जिन जगह पे प्रपोजल डाला था, वो माशाल्लाह F7 क्वालिफाइड, F7 क्वालिफाइड, IS 37 की चीटी चल रही थी मार्केट के अंदर। उन्होंने सामने से रिप्लाई में लिखा वर्चुअली सर्टेन। क्या लिखा? वर्चुअली सर्टेन। अब अब्दुल हसीब ने वो क्लास मिस कर दी थी, तो अब्दुल हसीब मुझसे आके पूछा सर इसका क्या मतलब बताएं, आप लोग बताएं वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है? समझो हो गया। अम्मी अब्बू बिल्कुल राजी हैं। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। अब्दुल हसीब ने दूसरी जगह प्रपोजल डाला, ट्राई करते रहते ना, यू नो 1 2 3 अच्छा, दूसरी जगह प्रपोजल डाला सर, वहां से रिप्लाई आया प्रोबेबल। क्या रिप्लाई आया? अगेन वो भी भाभी चीटी चल रही थी मार्केट के अंदर, बिल्कुल IS 37 की शार्प शूटर। अब उन्होंने रिप्लाई किया प्रोबेबल। अब्दुल हसीब क्लास मिस करके बैठे थे, मेंटली प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे। उन्होंने पूछा सर क्या मतलब है इसका, बताओ। प्रोबेबल का मतलब क्या है? हो जाएगा। तसल्ली रखो, बात चल रही है, कर रही हूं, मना रही हूं, आप टेंशन ना लें। इसका मतलब ये क्या? हो जाएगा, यानी कि चांसेस नजर आ रहे हैं, ना उम्मीदी नहीं है, अभी खुदकुशी नहीं कर, अभी नस नहीं काटनी आपने। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, तीसरी जगह पे किया था। तीसरी जगह पे क्या था? जब वहां पे उन्होंने प्रपोजल डाला तो वहां से रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया? पॉसिबल। अगेन अब्दुल हसीब वाज मेंटली एब्सेंट। उन्होंने पूछा सर इसका क्या मतलब है, तो बताओ क्या मतलब है। अब्दुल हसीब को बताओ क्या मतलब है इसका? हो सकता है। कटा रही हैं, टोपी करा रही हैं, बेटा दूसरी जगह देख ले, हो सकता है, देख लेंगे, हो सकता है। अम्मी बीमार हो चुकी हैं, अब्बू बीमार हो चुके हैं, कल से वेंटिलेटर पे अल्लाह माफ कर। तो इसका मतलब ये टोपी कराने वाली सिचुएशन चल रही है, इसका मतलब हो सकता है, बस कर जाएं। अच्छा, इसके बाद चौथा है, एक और जगह डाला। अब वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है? रेयर। रेयर का मतलब क्या? शक्ल देख फिट्टे मुंह, निकल यहां से। सर ये 4 हमारे पास बेसिक टर्म है। आज जरा इसकी परसेंटेजेस देखते हैं। परसेंटेज, वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है? वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है? मोर देन 90%। अच्छा, प्रोबेबल का मतलब क्या है? मोर देन 50 बट लेस देन। सही कह रहा हूं? क्योंकि 90 से ऊपर चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वर्चुअली सर्टेन। अच्छा, पॉसिबल, पॉसिबल की परसेंटेज क्या है? पॉसिबल की परसेंटेज क्या है? लेस देन 50 बट मोर देन 5%। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मोर देन, सॉरी, लेस देन 50 बट मोर देन 5। और इसका मतलब रेयर का मतलब क्या है? रेयर का मतलब है लेस देन 5%। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी, क्या ये बात समझ आ रही है? सर ये आखिरी की जो 2 है ना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑडिटर और अकाउंटेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आईएएस ने नहीं बताया। आईएएस ने शुरू की 2 परसेंटेजेस बताई हैं, वर्चुअली सर्टेन और प्रोबेबल की परसेंटेज बताई है। पॉसिबल और रेयर की जो परसेंटेजेस हैं, ये प्रैक्टिकल आपके पास यहाँ पर जो सिनेरियोज होते हैं या जो ऑडिट लाइफ के अंदर देखा जाता है, तो उसके अंदर नॉर्मली हम पॉसिबल को कंसिडर करते हैं मोर देन 5% बट लेस देन 50%, और रेयर को हम कंसिडर करते हैं लेस देन 5%। क्या ये बात समझ आ रही है? हेलो अब्दुल हसीब, जिंदा है तुम? चलो आज जरा इसको हम रीड कर लेते हैं, कंटिंजेंट एसिड को। कंटिंजेंट एसिड को हम रीड कर लेते हैं। जी मिस, पढ़िएगा जरा, कंटिंजेंट एसिड क्या है हमारे पास? मिस देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट बात पढ़ रही हैं, आपने सुना नहीं ना? मिस फिर से पढ़िएगा। ये जो डेफिनेशन पढ़ रही हैं प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर वो बना दे, वो क्या? हार्ट बना दे, ना हार्ट, स्टार नहीं बना, हार्ट बना है, लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करनी है आपने। जी कंटिंजेंट एसिड के बारे में क्या कह रही है? शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हाँ,
याद रखना प्रोबेबल पे कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज हो जाता है। आगे economic benefit associated with the asset flow of fluids in the system. If the flow of economic benefit associated with the contingent asset become virtually certain, हाँ, अगर उसका इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन हो जाए तो फिर क्या करें? इट शुड बी then we recognize as an asset in the statement of financial position and it is no longer a contingent asset। अब ये कोई contingent asset नहीं है। चले इसके बाद समरी बनी हुई आ रही है, इस समरी को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये IS 37 की समरी दे रहा है, देखिएगा जरा क्या मैं रीड कर रहा हूं, इसके डब्बे रीड कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर वर्चुअली सर्टेन है, यानी कि अगर मैं देखूं वर्चुअली सर्टेन है और आपके पास लायबिलिटी का केस है तो रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी, यानी कि आउटफ्लो का मतलब है लायबिलिटी, आउटफ्लो के आगे ब्रैकेट में लिख दें लायबिलिटी और इनफ्लो के आगे ब्रैकेट में लिख दें एसेट। आई रिपीट, आउटफ्लो के आगे ब्रैकेट में लिख दें लायबिलिटी और इनफ्लो के आगे ब्रैकेट में लिख दें एसेट। अगर वर्चुअली सर्टेन हो तो आउटफ्लो यानी कि लायबिलिटी हो या एसेट हो, दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, फिर इसके बाद प्रोबेबल, अगर प्रोबेबल हो तो लायबिलिटी होगी तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे ऐसे ही है, लेकिन अगर एसिड का केस है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है तो लायबिलिटी के केस के अंदर और एसिड के केस के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन लायबिलिटी के केस के अंदर क्या करेंगे? हम डिस्क्लोज। ऐसे ही पॉसिबल में क्या कर देंगे? डिस्क्लोज। जबकि एसिड के केस के अंदर क्या कर देंगे? इग्नोर। याद रखिएगा, एसिड के केस के अंदर डिस्क्लोज कब होता है? व्हेन इट इज प्रोबेबल, व्हेन इट इज, और अगर एसिड के केस के अंदर पॉसिबल है तो फिर हम इसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। और अगर रेयर है, रिमोट है, तो ना लायबिलिटी के अंदर कुछ करने की जरूरत है और ना ही एसिड के अंदर कुछ करने की जरूरत है। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? हेलो, चले आगे चलते जरा। इसके बाद परसेंटेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको एक मर्तबा देख लीजिएगा। अब आते हैं जरा कुछ स्पेशल केसेस के ऊपर, जो यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग पर है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये बोर्ड में रब कर दूं? अच्छा, अब आने जरा एक और प्रोविजन की टाइप देखने, दैट इज द प्रोविजन फॉर गारंटी। अब ये प्रोविजन फॉर गारंटी है क्या, उसको समझते जरा। प्रोविजन फॉर गारंटी क्या है, इसको समझते जरा, गौर से सुनिएगा आप जरा प्लीज। सर, मेरी कंपनी है एक JK लिमिटेड, मेरी कंपनी है, उसका क्या नाम है? JK लिमिटेड। वन ऑफ द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वन ऑफ द बेस्ट MNC, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो है उसका कंसिडर की जाती है। लोग जल के मर जाएंगे ऐसे, तो वो तो बात कंफर्म है। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है और JK लिमिटेड का क्या तारुफ कर रहा हूँ, क्लास इसी में ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको भी एक्सटेंड नहीं कर रहा। खैर, अच्छा, एक और कंपनी है दैट इज अब्दुल हसीब कंपनी। एक और कंपनी है, उसका नाम क्या है? अब्दुल हसीब कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब अब्दुल हसीब कंपनी लिमिटेड को उधार पे माल चाहिए। किससे माल चाहिए? उधार पे, क्रेडिट पे माल चाहिए। प्रोडक्शन करती है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट। उसको उधार पे माल चाहिए, रॉ मटेरियल परचेज करना है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब्दुल हसीब को कोई उधार पे माल देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? सर, मार्केट के अंदर इसकी कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है, मार्केट के अंदर कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग उसको एक नंबर का चोर, चक्का, आवारा समझते हैं, इसलिए कोई भी उसको उधार पे माल देने के लिए तैयार नहीं है। अब अब्दुल हसीब परेशान घूम रहा है। मैंने कहा क्यों? अब्दुल हसीब कह रहा है कि सर कोई उधार में माल ही नहीं दे रहा, कोई गुड्स ही नहीं दे रहा। मैंने क्यों टेंशन क्यों लेता है यार, मैं हूं ना, सर आप देंगे। अबे मेरे पास ये रॉ मटेरियल नहीं है, बा खुदा का मेरे पास होता तो मैं तुझे दे देता, मैं तुझे आंख बंद करके उधार में माल देता, जितना बोलता उतना देता। बोलने में क्या जा रहा है ही नहीं अभी, तो क्या करना है। खैर, खुश हो जाएगा बच्चा। तो कह रहा सर थैंक यू सो मच यार, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैंने एक काम करते हैं, एक और पार्टी है, क्या नाम है तुम्हारा? हैदर, है ना, हैदर कंपनी लिमिटेड है, ये भी यही रॉ मटेरियल बेचता है। एक काम करो, तुम उससे उधार में माल ले लो, वो दे देगा।
खैर अब्दुल हसीब गया और चौड़े में जाके बोलता है कि मुझे उधार में माल चाहिए, हैदर ने चंबे कराया, मेरा शाबाश निकल यहाँ से। मैंने क्या सर उसने चंबे करा दिए। अच्छा यार मैं करता हूँ बात, तू टेंशन नहीं ले मैं करता हूँ मेरी बात। तो फिर जाहिर सी बात है मैं क्या सर क्या हुआ सर बताएं क्या करना क्या है। मैंने कुछ नहीं यार उसको 500 मिलियन का उधार में माल दे रहा है। सर 600 का दिया 600। मैंने कहा ठीक सर ये मुझे बताएं ये जो उधार में माल दिया है क्या ये अब्दुल हसीब की वजह से दिया है? नहीं ये किसकी वजह से दिया है? थैंक यू सो मच। यानी कि जेके लिमिटेड कंपनी की वजह से। कह रहे हैं हैदर कह रहा है कि सर देखें ये आप हैं तो मैं उसको उधार में माल दे रहा हूं वरना यकीन माने मैंने तो चंबे करा दिए थे उसको। मैंने कहा तो फिक्र ना कर, खुदा ना खास्ता अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है, अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है भाई हाजिर टेंशन नहीं ले तू, इसका 500 नहीं 600 मिलियन का जो भी उधार होगा मैं तुझे दे दूंगा, कोई पीस ऑफ केक यार। 500 मिलियन का चेक काटना टेंशन नहीं ले तू, तो टेंशन नहीं ले। कह रहा डन हो गया। एक मिनट ये जो मेरा और हैदर कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है ना ये है कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? एग्रीमेंट। क्या है ये? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैं कर क्या रहा हूं? नो डाउट इट्स अ बेवकूफी, मैं बेवकूफी कर रहा हूं कि मैं अब्दुल हसीब की गारंटी ले रहा हूं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं किसी एक थर्ड पार्टी की गारंटी ले रहा हूं कि अगर इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट, अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है, इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट आई शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, वो 500 मिलियन मैं तुम्हें पे करूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो समझ आ गया। तो मैंने यहां पे लिए गारंटी। क्या लिए मैंने? यहां पे मैंने गारंटी दी है, एक थर्ड पार्टी की गारंटी दी है। सर ये गारंटी कब दी आपने? ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ये मामला हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सब साइन हो चुका है, सब चीजें डन हो चुकी है, इसने उधार पे माल भी दे दिया। आज रिपोर्टिंग डेट पे खड़ा हूं, 4-5 महीने हो चुके हैं रिपोर्टिंग डेट पे खड़ा हूं। मैं अब्दुल हसीब की हरकतें कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली, मतलब प्रैक्टिकल बात से बात, मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये इसका उधार वापस करेगा। दादा गड़बड़ हो गई, गलत बंदे की गारंटी दे दी। वैसे तो मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मेरे भरोसे पे अच्छे तरीके से उतरेगा। मुझे लग रहा था कि करेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफॉल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रिपोर्टिंग डेट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर जाएगा? डिफॉल्ट। और अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो हैदर ने किसका गिरबान पकड़ना है? मुंह ना तोड़ दूं मैं इसका। तो मतलब इसको पैसे मुझसे रिकवर करने होंगे। Do you have a present obligation as a result of past event? Yes, sir. फटीक तो आ चुकी। मैंने कहा ना फटीक का वर्ड याद रखिएगा ना तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन समझ में आएगा। Do you have a fatigue? सर फटीक तो आ चुकी है, फटीक तो मेरे पर आ चुकी है। As a result of past event, 1.5 होशियारी मारी थी मैंने। As a result of past event, 1.5 होशियारी मारी थी। तो इसका मतलब ये, do you have a present obligation? Yes, sir. Is it probable that there will be an outflow of economic resources? खाने को पैसे नहीं है उसके पास, रोज रोज मस्जिद के बाहर एहतमाम से खड़ा रहता है इंतजार में, किसके? नमाजियों के। इसका मतलब ये, मतलब नमाजियों के इंतजार में। इस हालत में आपको क्या लगता है कि ये इसके 500 मिलियन वापस कर सकेगा? नहीं, इसकी शक्ल देखें आप, कभी भी नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब डू यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? यस। इज इट प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज? यस सर। लग रहा है कि उस्ताद अब मेरी जेब पे ये भारी पड़ेगा। कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? लो, रिलायबल एस्टिमेट मुंह पे खड़ा हुआ है, कह रहा है सर 500 मिलियन की चपेट है सीधी सीधी। इसका मतलब कैन यू मेक अ रिलायबल एस्टिमेट? यस। तो क्या अब मुझे इसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? यस सर, मुझे इसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो एज ऑफ, सर अभी डिफॉल्ट तो नहीं किया ना, रुक जाओ। अरे कौन खड़ा होता है मेरे पीछे उस दिन बताओ? एक्रुअल कॉन्सेप्ट। और कौन खड़ा होता है उसके बराबर में? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो बार बार मुझे कह रहे हैं भाई तुझे पेमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब तुझे फटीक नजर आ रही है, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस नजर आ रहा है, तो अपनी आंखों से देख सकता है, तो उसका मतलब आज ही उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो, उसका प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। और क्या एंट्री बनेगी इसकी? क्या एंट्री बनेगी? गारंटी एक्सपेंस डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? और प्रोविजन फॉर गारंटी क्रेडिट। क्या ये प्रोविजन समझ में आ रहा है? हेलो, क्या बात हमारी इसके अंदर? तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिजनेस के अंदर गारंटी का प्रोविजन भी बनाया जाता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी सब्सिडरी कंपनीज की या कोई रिलेटिव की कंपनीज हो तो उसकी गारंटी ले लेती हैं। अगर रिपोर्टिंग डेट पे उनको ये रियलाइज हो जाए कि अब हो सकता है कि ये डिफॉल्ट कर जाए, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसका मतलब वो गारंटी की अमाउंट मुझे पे करनी पड़ेगी। जब मुझे पे करनी पड़ेगी तो उसका मतलब मुझे चाहिए कि मैं उस गारंटी का वो बना लूं। वो क्या?
प्रोविजन। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? गारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर गारंटी क्रेडिट। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह, इसके बाद इसको डिस्कस। यहां तक इसको नोट करें, फिर हम इसको रीड कर लें जरा। अच्छा, अब ये वो एरिया स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, ये जो आपने F3 में कवर नहीं किया हुआ, ऐसे ही, यानी कि इससे पहले जो था वो ऑलमोस्ट ऐसा था कि जो आपने F3 लेवल पे कवर किया हुआ था, लेकिन अब जो आपके पास एरिया स्टार्ट हुआ है ये एक्सक्लूसिवली बिल्कुल नया है। F3 लेवल पे आपने ये जो भी रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग पार्ट है, वो आपने अभी तक कवर नहीं किया हुआ, तो ऑब्वियसली आप में से कोई भी अब नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करेगा। जी चले आगे, पढ़ेगा जरा मिस गारंटी, ये केस पढ़ लेते हैं फिर ऑफ कर लेते हैं हम। ये पढ़ लीजिएगा मिस गारंटी का केस, पढ़ेगा जरा, फिर से पढ़ेगा, क्या कह रही है? हाँ, पर्टिकुलरली इन ग्रुप्स का मतलब कंसोलिडेट, यानी कि जो ग्रुप पेरेंट सब्सिडरी होती है ना, तो पेरेंट क्या करती है, अपनी सब्सिडरी की गारंटी ले लेती है, क्योंकि अब सब्सिडरी कंपनी है तो अपना ही खून, तो क्या कहती है, उसकी गारंटी ले लेती है कि आप उसको उधार पे माल दे दो। आगे, हाँ, टू पे ऑफ अ लोन। अब देखिए गारंटी सिर्फ उधार की नहीं है कि उधार में माल दे दो, गारंटी लोन की भी होती है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट की भी होती है। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल को कोई जॉब नहीं दे रहा, मैंने गारंटी दे दी कि यार उसको जॉब दे दो, अगर खुदा ना खास्ता कोई डिफॉल्ट करेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो ये गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो गारंटी फॉर लोन है, गारंटी फॉर क्रेडिट गुड्स है, या गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो डिफरेंट कोई भी गारंटी अगर कंपनी ले रही है तो आगे, हाँ, इफ द अदर एंटिटी इज अनेबल टू डू सो। आगे, हाँ, यानी कि प्रोविजन कब बनाएंगे? इफ इट इज प्रोबेबल दैट द पेमेंट विल हैव टू बी मेड। आगे, हाँ, लेकिन अगर आप लगता है प्रोबेबल नहीं है बल्कि क्या है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या प्रोवाइड कर दो, डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर दो। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसके बाकी की केसेस हम करेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया को हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन फिर इंशाल्लाह हम इसके किट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।